हेलो। ना ऑडिबल जो लोग मीटिंग में। यहाँ पे सब एड ऑन वाले हैं। कितने लोग हैं? एक, दो, तीन। ठीक है। कुछ इशू हो गया क्या आपको? अपने कोड पे आ जाए। चलो। जो लोग मीटिंग में हैं, वो कंफर्म कंफर्म कर सकते हैं। हमें ऑडिबल। ओके। ठीक है। आई होप आपको मेरा स्क्रीन देख रहा होगा। लास्ट टाइम हमने क्या किया था? फीचर स्केलिंग बेसिक देखा था हमने। ठीक है। कुछ लास्ट टाइम एक्चुअली हमने कुछ कॉन्सेप्ट का कोड नहीं किया था, बट ऊपर से फीचर इंजीनियरिंग देखा था, है ना? डेटा प्री प्रोसेसिंग और उसके टाइप्स का होता है। उसमें से मैंने बोला था कि हम फीचर स्केलिंग देखेंगे। फीचर स्केलिंग देखेंगे। फीचर स्केलिंग बेसिकली मैं वापस से आपको इंट्रोड्यूस करा देता हूँ। इसमें क्या होता है कि मान लो आपके पास फीचर मतलब इनपुट फीचर्स। ठीक है। जो डेटा में इनपुट है। अब ऐसा हो सकता है कि आपके पास अज्यूम करते हैं एक एज का कॉलम है और एक सैलरी का कॉलम है। तो एज जनरली कौन से रेंज में होगा? 25 टू 60 के रेंज में, जो वर्किंग लोग होंगे। ठीक है। तो आपका जो रेंज होगा वो इसके बीच में होगा। पर सैलरी एक्चुअली में 25K से लेके मान लो आपको 5 मिलियन तक दिया हुआ है। ठीक है, डेटा। तो ये जो स्केल है सैलरी का, ये स्केल बहुत बड़ा है व्हेन कंपेयर टू दिस। क्योंकि मशीन को ये नहीं समझ में आता कि ये एज ईयर्स में है या सैलरी रुपीज में है। वो तो यही सोचेगा कि इसकी वैल्यू ज्यादा है, इसकी वैल्यू कम। ठीक है? और स्पेशली कुछ हमारे पास एल्गोरिदम्स है, जैसे के एन एन एल्गोरिदम क्या करता है? यूक्लिडियन डिस्टेंस निकालता है ना? यूक्लिडियन डिस्टेंस मतलब दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस। हम लोग ने बेसिक मैथ्स के थ्रू हम जानते हैं कि डिफरेंस इन वाई का स्क्वायर प्लस डिफरेंस इन एक्स का स्क्वायर आपका डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट। अब यहाँ पे ये इतना छोटा है कि ये वैल्यू ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। तो आपका जो पूरा मॉडल है वो खाली इस पे ट्रेन हो रहा है। ये एक बहुत बड़ा इश्यू है। ठीक है। तो लोगों ने क्या सोचा? स्केल करते हैं, स्केल डाउन करते हैं। स्केल अप भी होता है, स्केल डाउन भी होता है। यहाँ पे इसका यूजुअली मीनिंग होता है स्केल डाउन करते हैं और इन दोनों को ही एक रेंज में लेकर आते हैं, सेम रेंज में, दैट इज -1 to 1, इसके बीच। और इस हिसाब से इनको लाया जाए कि इनका इंफॉर्मेशन हम लूज ना करें। ठीक है। इंफॉर्मेशन भी एक्सट्रैक्ट हो जाए और दोनों सेम स्केल में आ जाए। अगर दोनों सेम स्केल में आ जाएंगे तो एल्गोरिदम को ऐसा लगेगा कि हाँ, दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट। ठीक है। इसको बोलते हैं हम फीचर स्केलिंग। और फीचर स्केलिंग ये करने के दो तरीके हैं। एक है स्टैंडर्डाइजेशन और दूसरा है नॉर्मलाइजेशन। दोनों के अलग अलग यूज केसेस हैं। दोनों का मैथमेटिकल फॉर्मूला भी अलग है। डिफिकल्ट नहीं है बट अलग है। आज अभी हम स्टार्ट करेंगे स्टैंडर्डाइजेशन से। ठीक है। इसको पूरा देखेंगे। उसके बाद हम नॉर्मलाइजेशन पे जाएंगे।
ठीक है। नॉर्मलाइजेशन में भी दो तीन टेक्निक्स है, जैसे मिन मैक्स स्केलर हो गया और रोबस्ट टेक्निक है ना, रोबस्ट स्केलर हो गया। तो वो सब पे भी हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, और साइकिट लर्न से हम इसको कैसे कोड कर सकते हैं वो भी देखेंगे। ठीक है, तो स्टैंडर्डाइजेशन से चालू करते हैं। इसका देखो, इसका फॉर्मूला क्या है। मान लो आपके पास एक कॉलम है, वो कॉलम है एज कॉलम। ठीक है, अब इसमें वैल्यूज दी है 27, 15, 18, ठीक है, 37 या 49, ऐसे कुछ कुछ वैल्यूज आपको दिए गए। ठीक है, और ऑब्वियसली इसका जो स्केल है, आपको इसको स्केल डाउन करना है, क्योंकि दूसरा ऐसा कोई वेरिएबल होगा जो बहुत बड़ा होगा या बहुत छोटा होगा। तो उस हिसाब से हमें इसका स्केल ठीक नहीं लग रहा है, हमें फीचर स्केलिंग करना है। अब मैं क्या करूंगा, मैं इंडिविजुअल हर एक पॉइंट को लूंगा और उसको ट्रांसफॉर्म करूंगा एक नए एज कॉलम में, एज डैश बोलता हूँ। ठीक है, और मेरे को सब नए वैल्यूज मिलेंगे। तो अगर यहाँ पे 500 वैल्यूज थे, तो वो 500 के 500 मेरे पास होंगे, बट वो ट्रांसफॉर्म हो चुके होंगे, एक रेंज में आ गए होंगे। उसका फॉर्मूला ये है कि एक्स ट्रांसफॉर्म, डैश मतलब ट्रांसफॉर्म, इक्वल टू ओरिजिनल, ठीक है, माइनस मीन अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन। ये इसके पीछे का मैथ। तो ये जो एज है, ये पूरे एज का आप एक मीन निकाल लोगे, वो मीन आप यहाँ डालोगे। फिर मान लो इस पूरे का जो मीन है वो 32 आया, मान लो। तो 27 को हम कैसे, और स्टैंडर्ड डिविएशन 10 है। ठीक है, स्टैंडर्ड डिविएशन 10 है, और जो मीन है वो 32 है, अज्यूम कर दो। तो अब 27 का क्या होगा, यहाँ देखो, 27 माइनस मीन, मीन इज 32, डिवाइड बाय म्यू इज 10। तो ये देखो, एक बहुत छोटा नंबर हो गया एक्चुअली, है ना। और 10 से डिवाइड कर रहे हो तो आप उसको 0 पॉइंट समथिंग में लेकर आ रहे हो। तो हमने पूरे इसको क्या किया, -1 से 1 तक कन्वर्ट कर दिया। इसको बोलते हैं फीचर स्केलिंग। ठीक है, तो ये एक तरीका। अब इसका थोड़ा ज्योमेट्रिक इंट्यूशन लेते हैं। ज्योमेट्रिक इंट्यूशन मतलब हो क्या रहा है, मतलब अगर मैं ग्राफिकली विजुअलाइज करने का ट्राई करूँ तो क्या होगा। अब स्टैंडर्डाइजेशन का एक प्रॉपर्टी है जो आपको पता होना चाहिए। जब आप ऐसा कर लोगे तो आपको ये नए, जो नया ट्रांसफॉर्म है वो मिल गया, आपको ये 500 नए मिल गए। हमेशा ये एक फिक्स चीज है जो हर बार आपको मिलेगा। जो नया ट्रांसफॉर्म्ड कॉलम्स है, उसका मीन हमेशा 0 होता है और उसका स्टैंडर्ड डिविएशन हमेशा 1। ये इंडिकेटर है कि आपके डेटा को स्टैंडर्डाइज किया गया, स्टैंडर्डाइजेशन अप्लाई किया गया। मतलब उसका मीन 0 हो जाएगा, और उसका स्टैंडर्ड डिविएशन बेसिकली आप कितना मीन से दूर हो, हर एक पॉइंट ऑन एन एवरेज मीन से कितना दूर है, उसको स्टैंडर्ड डिविएशन होता है। मतलब वो उतना डिविएट कर रहा है। तो डिविएशन 1 का होना चाहिए, 1 यूनिट का, और मीन 0 होना चाहिए। मतलब जितने नेगेटिव उतने पॉजिटिव। तो अगर आप इसका ज्योमेट्रिक इंट्यूशन देखो, तो मैं आपको थोड़ा ग्राफिकली भी दिखाने का ट्राई करता हूँ कि हो क्या रहा है बेसिकली। देखो, मान लो आपके पास ये ग्राफ, ठीक है, अज्यूम करते ही आपके पास ग्राफ है, एज वर्सेस सैलरी का ग्राफ है। यहाँ पे एज है, यहाँ पे सैलरी है, और आपको कुछ ऐसा ऐसा डेटा था आपको। यहाँ पे कुछ पॉइंट, ये सारे डेटा पॉइंट्स आपको ये। अब आपने किया क्या, इसको स्टैंडर्डाइज कर दिया। ठीक है, बेसिकली मतलब आपने मीन क्या कर दिया, 0 कर दिया। मीन मतलब सेंटर पॉइंट होगा कोई, ग्राफ में मीन सेंटर पॉइंट आएगा। ठीक है, तो एज का और सैलरी, क्योंकि आप पूरे को स्टैंडर्डाइज कर रहे हो, तो उसका मीन जो है, यानी सेंटर जो है, वो ओरिजिन पे आ गया, आपका 0 हो गया। और आप डिविएट 1 का ही अलाउ कर रहे हो, मतलब कोई भी पॉइंट मैक्सिमम 0 से 1 तक ही जा सकता है। मतलब वो इस सर्कल के अंदर कन्फाइन हो गया, जिसका रेडियस 1 है। तो ये पूरा डेटा इसके अंदर आ गया। ये जो डेटा ऐसा दिख रहा था, जब हम उसको बाद में प्लॉट करेंगे तो हमें वो ऐसा दिखेगा इसके अंदर। ठीक है, ज्योमेट्रिकली ऐसा हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि मीन जो है आपका वो 0 है, यानी कि सेंटर पे, और आप डिविएशन 1 का ही आता है, मतलब वो एक से ज्यादा दूर मीन से जा नहीं सकता। तो ऑब्वियसली अगर आप एक पॉइंट मानोगे, वो रेडियस बन जाएगा, तो एक सर्कल बन जाता है, उसी के अंदर आपका सारा डेटा होगा।
ठीक है, इसको बोलते हैं स्टैंडर्डाइजेशन। ठीक है, ये हो गया आपका स्टैंडर्डाइजेशन। कोड पे अब इसमें कुछ चीजें हैं। स्टैंडर्डाइजेशन का कभी भी कोई नेगेटिव साइड नहीं होता, कोई कॉन नहीं है। मतलब ये आप यूज करो तो सिर्फ फायदा ही होगा, कुछ केसेस में फायदा नहीं होगा तो कोई नुकसान नहीं, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई भी एल्गोरिदम को खराब नहीं करेगा। कई एल्गोरिदम्स का रिजल्ट बेटर हो जाएगा। अभी हम देखेंगे लॉजिस्टिक रिग्रेशन एक एल्गोरिदम होता है, अगर आपने कभी सुना होगा। हम देखेंगे बिना स्टैंडर्डाइजेशन के मान लो एक्स आता है, और उसके बाद स्टैंडर्डाइज करने के बाद कम से कम 20% एक्यूरेसी चेंज हो जाती है, बढ़ जाती है, जो कि बहुत बड़ी डिफ्रेंशिएट है। ठीक है, तो स्टैंडर्डाइजेशन के ओनली बेनिफिट्स है, इसका कोई भी डाउन साइड है ही नहीं, कभी ये आपको खराब रिजल्ट नहीं देगा। ठीक है, तो ये है आपका स्टैंडर्डाइजेशन। कोड पे आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लैरिटी है सबको, जो लोग मीटिंग में, जो लोग मीटिंग में है उनको क्लैरिटी है। मैं अपना जुपिटर नोटबुक लॉन्च करता हूँ। यहाँ पे आ जाते हैं पाइथन बेसिक्स 1 में। या तो एक नया नोटबुक भी बना सकते हैं, ये बहुत बड़ा हो गया है। नया नया नोटबुक बना लेते हैं। इसमें हम इस नोटबुक में पूरा डेटा प्री प्रोसेसिंग की ही डिस्कशन करेंगे। ठीक है, टाइम टेकिंग प्रोसेस है पूरा सीखने में, बट उस पर थोड़ा डिस्कशन करेंगे। तो मैं अभी क्या करता हूँ, अभी मेरे को आपको स्टैंडर्डाइजेशन दिखाना है। ठीक है, मुझे अभी आपको स्टैंडर्डाइजेशन दिखाना है। मैं इसको एक हेडिंग डाल देता हूँ, स्टैंडर्डाइजेशन। अब इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो एक डेटा लेना है, उसके पहले थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। जो बेसिक बेसिक लाइब्रेरीज है उनको ले लेते, इनको नंपाई एनपी, मेरे को पांडास भी लग सकता है, लगेगा ही। और इनको मैटप्लॉटलिब, मैटप्लॉट, एसपीएलटी, इनको सीक्वेंस, इतना मैंने लेके रखा है। अब ये सब हर बार हम यूज ही करते हैं। ठीक है, मेरे पास एक डेटा है जो मैंने आपको ग्रुप पे ऑलरेडी सेंड कर दिया है। वो डेटा का नाम है सोशल नेटवर्क एड्स डॉट सी एस वी। ठीक है, सोशल नेटवर्क एड्स डॉट सी एस वी। ये डेटा ग्रुप पे है ऑलरेडी, आप ले सकते हो। मैं इसको इंपोर्ट करता हूँ। तो मैं डेटा फ्रेम में लेता हूँ पी डी डॉट रीड सी एस वी, और ये मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। जो लोग यहाँ पे कोड कर रहे हैं वो कर रहे हैं, आप लोग साथ में कोड करें, मैं वेट कर सकता हूँ। तब तक डेटा देख लेते हैं, टी एफ डॉट हेड कर देता हूँ। तो बहुत ही बेसिक सा एक कॉलम है। ठीक है, एज, एस्टिमेटेड सैलरी और परचेज। मतलब एज है कुछ लोगों का, उनकी सैलरी क्या होगी, और एक मॉल का डेटा शायद, तो उन्होंने आपके मॉल से या आपके दुकान से कुछ खरीदा या नहीं खरीदा, वो डेटा दिया गया। ठीक है, डेटा इंपोर्ट हो गया।
ये हो रहा है क्या? हो गया? आपने डाउनलोड नहीं किया होगा, तो से डाउनलोड करना पड़ेगा। डाउनलोड करके जहाँ पे जुपिटर का फाइल डायरेक्टरी है वहाँ पे डालना पड़ेगा। ऊपर है ना पाइथन के ऊपर। हाँ, अभी आप एक काम करो, उसको कॉपी पेस्ट करो ऊपर वाले, और आपका सी में आ जाओ, लोकल डिस्क सी में यूजर। हाँ, यूजर से नीचे नीचे सेकेंड लास्ट इसमें जीपीएम आई टी लैपटॉप। हाँ, इसी को अब रन करो, खोल दो। गूगल पे होगा। हाँ, हाँ, रन करो। बोलो। चलो, अभी थोड़ा सा हमने देख लिया डेटा दिखता कैसे, एज है, एस्टिमेटेड सैलरी है ना, परचेज उसने कुछ लिया है कि नहीं। अब मैं जो करने जा रहा हूँ वो आपने अभी तक मैंने इस कोर्स में नहीं किया है, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट करेंगे। ठीक है, एक बात याद रखना, जो भी डेटा प्री प्रोसेसिंग होगा वो ट्रेन टेस्ट स्प्लिट के बाद होगा। पहले भी कर सकते हो, बट जो रिकमेंडेड प्रैक्टिस है कि ट्रेन टेस्ट स्प्लिट कर लो, उसके बाद प्री प्रोसेसिंग करो। ठीक है, पहले करोगे तो प्रॉब्लम क्या है, टेस्टिंग डेटा को पता नहीं चलना चाहिए। ठीक है, उसे हमें अननोन रखना। तो ट्रेन टेस्ट स्प्लिट करते हैं। तो पहली बात तो एसके लर्न से हम लोग को इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो फ्रॉम एसके लर्न डॉट मॉडल सिलेक्शन, अब ये याद नहीं करना है। ठीक है, मुझे याद नहीं है कि मॉडल सिलेक्शन में मिलता है, आपको डॉक्यूमेंटेशन में मिल जाएगा। ट्रेन टेस्ट में एसके लर्न टाइप करोगे तो उनका डॉक्यूमेंटेशन आता है। ठीक है, इंपोर्ट क्या करेंगे हम, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। अब लास्ट लेक्चर में मैंने पूरा समझा था ट्रेन टेस्ट स्प्लिट वर्क कैसे करता है ना। ट्यूजडे को हमने देखा था 80-20 होता है ना। ट्रेनिंग को 80%, टेस्टिंग को 20% देते हैं हम, और उसके बाद एक्स टेस्ट और वाई टेस्ट आता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 4 वेरिएबल डिफाइन करूँ, आपको इसका आउटपुट कितना आएगा, 4। एक्स ट्रेन, एक्स टेस्ट, वाई ट्रेन, वाई टेस्ट। तो लिखता हूँ मैं एक्स ट्रेन, कॉमा, एक्स टेस्ट, कॉमा, वाई ट्रेन, कॉमा, वाई टेस्ट, इक्वल टू, क्योंकि जो भी अभी हम ट्रेन टेस्ट स्प्लिट फंक्शन जो मॉड्यूल यूज करेंगे उसके 4 आउटपुट होते हैं। तो मैंने चारों के लिए एक एक बना लिया। ठीक है, अब आपको इसका ऑर्डर याद रखना है, पहले एक्स ट्रेन आता है, एक्स टेस्ट आता है, वाई ट्रेन आता है, वाई टेस्ट आता है। ये ऑर्डर में आप गड़बड़ी नहीं कर सकते, नहीं तो गलत वेरिएबल को गलत चीज मिल जाएगी। ठीक है, मैं क्या करूंगा, मैंने ये जो इंपोर्ट किया है इसको यूज करूंगा, और इसके अंदर पहली बात तो किसको स्प्लिट करना है। ठीक है, तो मेरे पास डीएफ है। डीएफ में डीएफ में फिलहाल मैं क्या करता हूँ, परचेस को हटा देता हूँ, परचेस को हटा देता हूँ। मुझे एज के ऊपर सैलरी प्रिडिक्ट करना है, समझ में आ रहा है, मुझे एज के ऊपर सैलरी प्रिडिक्ट करना है। एक सेकंड, नहीं परचेस रखते हैं हम लोग, परचेस रखते हैं, एज सैलरी लेके परचेस करते हैं। ठीक है, क्योंकि एज के ऊपर अगर सैलरी प्रिडिक्ट करूंगा तो एक ही इनपुट फीचर होगा, तो उसमें कुछ देखने मिलेगा नहीं अपने को। काम करते 2 इनपुट फीचर रखते हैं और एक आउटपुट रखते हैं। ठीक है? अब मेरे को देखो, मेरे मॉडल को चाहिए क्या, यहाँ पे जो ट्रेन टेस्ट फिट है इसको क्या चाहिए, इसका जो पहला इनपुट है वो आपका इनपुट वेरिएबल, इनपुट लेबल है एक्स। वो बोलता है मुझे एक्स और वाई में स्प्लिट करना है, पहले एक्स देना, कॉमा, फिर वाई देना। ठीक है, इसका डॉक्यूमेंटेशन चाहिए तो हम यहाँ पे देख सकते हैं, इसके लर्न में आप ट्रेन टेस्ट स्प्लिट पे आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि इनका जो पैरामीटर्स है, यहाँ देखो पैरामीटर्स क्या, पहले एरेज, कुछ एरेज मांग रहे हो। ठीक है, सीक्वेंस ऑफ, ठीक है, एरे मांग रहे हो, मतलब बेसिकली एक्स और वाई मांग रहे हो। यहाँ पे अगर उन्होंने एग्जांपल दिया होगा,
एक्स और वाई, ट्रेन टेस्ट रेट एक्स और वाई। तो पहले आपको एक्स देना है, फिर आपको वाई देना है। अभी एक्स में क्या आएगा, कोई बता सकता है? यहाँ पे एज और एस्टिमेटेड सैलरी, वो मेरा इनपुट है ना। एज और एस्टिमेटेड सैलरी क्या है, मेरा इनपुट है, मतलब वो मेरा एक्स हो गया। और वाई क्या है, मेरा परचेज। तो चलो एक्स और एक्स निकालते हैं। तो डीएफ लेता हूं मैं, पर डीएफ को एज इट इज नहीं ले सकता क्योंकि मुझे परचेज नहीं चाहिए। तो मैं डीएफ डॉट ड्रॉप कर देता हूं, और मुझे ड्रॉप क्या करना है, परचेज। क्या ये वर्क करेगा? अभी ये पूरा नहीं हुआ। यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा एक्सेस इक्वल टू 1। किसी को याद है एक्सेस इक्वल टू 1 क्या होता है? याद है? एक्सेस 1 और 0 था रोज और कॉलम्स के लिए। एक्सेस 1 मतलब कॉलम। तो पूरा का पूरा परचेस कॉलम ही मुझे हटाना। मैं उसको बता रहा हूँ कि ड्रॉप परचेस, और वो एक कॉलम है। ठीक है, तो चलो ये हो गया। अभी ये क्या हो गया आपका, डीएफ ड्रॉप ड्रॉप हो गया। ये एक्स हो गया आपका, ये बेसिकली क्या हो गया, एक्स हो गया। वाई देना है तो डीएफ का परचेज वाई दे दो। डीएफ का परचेज वाई दे दो। अब क्या देना होगा आपको, टेस्ट साइज देना होगा। ठीक है, टेस्ट साइज मतलब ट्रेनिंग टेस्टिंग में क्या स्प्लिट चाहिए, 80-20 70-30। यहाँ पे मैंने 0.3 लिखा, मतलब 70-30। ठीक है, टेस्टिंग को मुझे 30% देना, और बाकी ट्रेनिंग को जाएगा। अब ये 0 से 1 तक हो सकता है। स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है 0.3, 0.2, 0.25, 75-25 आपकी। ठीक है, उसके बाद आप क्या दोगे, एक और चीज होती है रैंडम स्टेट। अब ये एक्चुअली में लॉजिकल नहीं है बट इंपॉर्टेंट है। कोई भी नंबर दे सकते हो आप, बट चेंज मत करना। 42, 190, कोई भी रैंडम नंबर दे दो, बट उसको चेंज मत करना। ठीक है, मैंने 0 दिया, आपको 0 देना, 0 दो, आपको 100, 400, 7 कुछ भी देना है, बट जो भी देना उसको चेंज मत करना। तो रिजल्ट आपको थोड़ा कंसिस्टेंट मिलेगा, सेम मिलेगा। तो यहाँ तक अपन ने देख लिया। अब इसको मैं रन करता हूँ, देखते हैं रन होता है क्या। हाँ, हो गया। तो मेरे पास अभी क्या है, एक्स ट्रेन एक्स टेस्ट, वाई ट्रेन वाई टेस्ट, वो सब है। मैं फटाफट ना शेप देख लेता हूँ, एक्स ट्रेन डॉट शेप। तो जो ट्रेनिंग है, ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखोगे हेड में डीएफ डॉट डीएफ देखता हूँ। मेरे पास कितने, देखो मेरे पास 400 रोज है। 400 रोज में 280 ट्रेनिंग को गया। ठीक है, 400 रोज में ऑलमोस्ट 300 ट्रेनिंग को गया, बाकी 120 टेस्टिंग को चला गया, है ना। और 2x है मेरे एज और एस्टिमेटेड सैलरी। यहाँ तक क्लैरिटी है? ठीक है, यही चाहिए तो आप y करके देख लो। y मतलब कितना होगा, 280 और 1, कुछ नहीं लिखा, मतलब एक ही है ना y। ये परचेस। ठीक है, और ऐसा ही आप टेस्ट भी कर सकते हो। तो मैं ट्रेन की जगह टेस्ट लिख लेता हूँ, तो क्या आएगा, 120, है ना। इसको एक्स कर दो। अब हम यूज करते हैं स्टैंडर्ड स्केलर। तो अगर स्टैंडर्ड स्केलर यूज करना है तो आप एसके लर्न के डॉक्यूमेंटेशन में आओगे। ठीक है, साइकेट लर्न या एसके लर्न स्टैंडर्ड स्केलर। अब यहाँ देखो, स्टैंडर्ड स्केलर में पैरामीटर्स क्या है, कॉपी विथ मीन विथ स्टैंडर्ड, वो सब है। एट्रीब्यूट्स, ये इंपॉर्टेंट है। मीन लेना है, वेरिएबल लेना है, उसके क्या एट्रीब्यूट्स है, ठीक है, ये सब हम लोग देखेंगे। ये आता कहाँ से, फ्रॉम एसक्यूएल। एग्जांपल दिया है ना उन्होंने, एग्जांपल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो आपको एग्जांपल देते हैं खुद से। तो फ्रॉम एसक्यूएल मुझे लिखना है डॉट प्री प्रोसेसिंग इंपोर्ट स्टैंडर्ड स्केल। हमने ट्रेन का स्प्लिट डॉट मॉडल सिलेक्शन से लिया था, है ना। तो एसक्यूएल के अंदर बहुत सारी लाइब्रेरीज है, और हर लाइब्रेरी के अलग अलग मॉड्यूल्स है। तो हमें स्टैंडर्ड स्केलर मॉड्यूल लेना है जो कि प्री प्रोसेसिंग लाइब्रेरी के अंदर। ठीक है, तो मैं इसको कॉपी कर लूंगा।
ठीक है, फ्रॉम sklearn डॉट प्री प्रोसेसिंग इम्पोर्ट स्टैंडर्ड स्केलर। अब देखो, अब हम लोग पहली बार लाइब्रेरी यूज कर रहे हैं ढंग से, इसको जरा देखो। मैंने इंपोर्ट तो कर लिया, अब मुझे इसका एक इंस्टेंस बनाना। इंस्टेंस बनाना आइडिया है क्या होता है? जावा अगर किसी ने किया होगा तो उसकी क्लैरिटी होगी क्या? इंस्टेंस बना, अभी मैं दिखाता हूँ, बहुत बेसिक चीज है। अब स्टैंडर्ड स्केलर ले तो लिया ना, इंपोर्ट तो कर लिया, इसको यूज कैसे किया जाए? एक वेरिएबल में अगर मैं इसको स्टोर कर दूं तो मैं वेरिएबल के थ्रू उसको यूज कर सकता हूँ। तो मैंने एक वेरिएबल बनाया स्केलर, है ना। इसके अंदर मैंने स्टैंडर्ड स्केलर लिया जो मैंने इंपोर्ट किया है, और इसका एज इट इज एक इंस्टेंस बना दिया। मतलब उस फंक्शन को, ये फंक्शन को कॉल करने जैसा दिख रहा है। अंदर एट्रीब्यूट कोई डालना नहीं है आपको, अंदर कोई इनपुट नहीं डालना है, जो है एज इट इज आपने जो इनपुट किया है उसका एक आपने एक इंस्टेंस बना। अभी ये इंस्टेंस बन गया आपका। अब यहाँ देखो, यहाँ पे दो चीज होती है, डॉक्यूमेंटेशन कैसे पढ़ते हैं वो भी सीख जाएंगे इसी के थ्रू। देखो मेथड्स सबसे इंपॉर्टेंट, ये आप बेसिकली आपने मान लो ये बना दिया, ठीक है, स्केलर बना दिया है ना, स्केलर के अंदर स्टैंडर्ड स्केलर की सारी प्रॉपर्टीज है। अब मुझे स्केलर डॉट क्या करूँ, जो चाहता हूँ उस तक कैसे पहुंचू, वो जानने के लिए आपको मेथड्स में आना पड़ेगा। मेथड्स मतलब डॉट लिखने के बाद आप क्या क्या लिख सकते हो, वो है आपके मेथड्स। ये मेथड इंस्टेंसेस ये सब जावा में बहुत अच्छे से सिखाया जाता है, ठीक है। तो मेथड मुझे क्या करना है, सबसे पहले देखो मुझको स्टैंडर्ड स्केलर करना है। अगर थियरी आपको याद है तो मुझे उसके लिए मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए, है ना। मैं हर चीज को मीन से सबट्रैक्ट करूंगा, स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड करूंगा, मेरा नया ट्रांसफॉर्म फॉर्म मिल गया। तो पहली बात तो मीन और स्टैंडर्ड डिवीजन निकालने के लिए जो मैंने स्केलर वेरिएबल बनाया, उसको मुझे अपना डेटा दिखाना पड़ेगा। वो डेटा देखेगा, उसका मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करके अपने पास रख लेगा, पहली चीज वो करेगा। तो डॉट फिट यूज करूंगा, क्या यूज करूंगा? डॉट फिट। और डॉट फिट क्या करता है? कंप्यूट द मीन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन टू बी यूज फॉर लेटर स्केल। क्लैरिटी? फिट करने के बाद मैं उसको ट्रांसफॉर्म करूंगा। देखो ट्रांसफॉर्म, परफॉर्म स्टैंडर्डाइजेशन, आपका मेन क्या है? स्टैंडर्डाइजेशन परफॉर्म करना, मतलब एक कॉलम का ट्रांसफॉर्म करना दूसरे कॉलम का, बट उसके पहले उसको फिट करना पड़ेगा। आप दोनों को एक साथ भी कर सकते हो, फिट अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्म यूज करके। फिट पहले किया, ट्रांसफॉर्म बाद में किया, वो भी चलेगा। डायरेक्ट फिट अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्म किया, अभी हम दो अलग अलग करें क्योंकि आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो, अगली बार से फिट अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्म कर दो। और यहाँ पे क्या लिखा है? फिट टू डेटा देन ट्रांसफॉर्म, सिंपल, ठीक है। अब आपको उसमें से गेट फीचर नेम, गेट मेथड, राउटिंग, आपके ऊपर है, आपको कितना एक्सपेरिमेंट करना है। अपना मेन काम है कि अपने को पहले स्टैंडर्डाइज करना, तो उसके लिए फिट करना और क्या करना है? ट्रांसफॉर्म, ठीक है। तो इसमें आ जाता है। अब स्केलर तो बन गया, स्केलर डॉट फिट कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ? स्केलर डॉट फिट कर रहा हूँ। अब इसमें फिट क्या करूँ? देखो याद रखना, हमेशा कोई भी प्री प्रोसेसिंग आप कर रहे हो, स्केलर कर रहे हो, ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, जो भी फिट करोगे वो फिट सिर्फ और सिर्फ ट्रेनिंग डेटा पे ही करना है, अपने को टेस्टिंग डेटा दिखाना नहीं है। अगर मॉडल ने या किसी ने टेस्टिंग डेटा देख लिया तो ट्रेड रेस्पेक्ट का कोई फायदा ही नहीं है ना। तो आपको फिट किस पे करना है? ट्रेनिंग डेटा। ट्रांसफॉर्म हम टेस्टिंग को भी करेंगे, बट वो फिट होना चाहिए ट्रेनिंग डेटा पर। हम दिखा सिर्फ ट्रेनिंग ही सकते हैं, टेस्टिंग कभी दिखा नहीं सकते। चलो, अभी जो मेरा स्केलर है इसके पास मीन भी आ गया, स्टैंडर्ड डिविएशन भी आ गया मेरे डेटा। अब मैं ट्रांसफॉर्म करना चाहता हूँ, मैं क्या करना चाहता हूँ? ट्रांसफॉर्म करना चाहता हूँ। तो मैं लिखूंगा स्केलर डॉट ट्रांसफॉर्म लिखूंगा। और मुझे कैसे पता चला? मेथड्स। मैंने गया डॉक्यूमेंटेशन पढ़ा, मेथड्स पढ़े, ठीक है, मेथड्स पढ़ा, ट्रांसफॉर्म। अब ट्रांसफॉर्म किसको किसको करना है मुझे? पहले तो मेरा जो ट्रेनिंग है एक्स, तो ट्रांसफॉर्म आप किसको करोगे? यहाँ देखो, आपको एज और एस्टिमेटेड सैलरी को ट्रांसफॉर्म करना है। एज और एस्टिमेटेड सैलरी आपके एक्स है, इनपुट फीचर्स है। तो एक्स, अब एक्स में भी दो है ना, ट्रेनिंग और टेस्टिंग। तो ट्रेनिंग को भी ट्रांसफॉर्म करना है और टेस्टिंग को भी करना है। फिट में खाली ट्रेन होना चाहिए, क्योंकि फिट आपके डेटा को एक्चुअली में दिखा देता है, ट्रांसफॉर्म दिखा नहीं रहा है, खाली फॉर्मूला यूज कर रहा है। तो मैं इसी को कॉपी करता हूँ और नीचे पेस्ट करके एक्स
टेस्ट लिख देता हूँ। अब एक बात ध्यान से सुनना, ये जो आपने ट्रांसफॉर्म किया है, ठीक है, इसको कहीं ना कहीं स्टोर करना पड़ेगा आपको, नया डेटा आपका। तो मैं इसको नाम देता हूँ एक्स ट्रेन स्केल्ड इक्वल टू स्केलर डॉट कॉम। ठीक है, और मैं इसी को कॉपी करके यहाँ पे टेस्ट के लिए बना दूंगा, यहाँ पे ट्रेन की जगह टेस्ट बना। ठीक है, तो एक्स ट्रेन स्केल्ड क्या आ गया, स्केलर डॉट ट्रांसफॉर्म। एक्स टेस्ट स्केल्ड क्या आ गया, स्केलर डॉट ट्रांसफॉर्म एक्स टेस्ट। यहाँ तक आइडिया आ रहा है आपको भी, कर क्या आ रहा है, कैसे कर रहे हैं। ठीक है, तो आप दूसरा कोई अगर लाइब्रेरी यूज करोगे अगली बार तो आप खुद से भी कर सकते हो। डॉक्यूमेंटेशन भी रीड करने आना चाहिए। तो ये मैं रन कर देता हूँ। ठीक है, कुछ जगह ना रहे थे। आपने पेप इंपोर्ट जो इंपोर्ट किया है वो बराबर स्पेलिंग है कि नहीं देखो। हेलो, वो तो नहीं है सुविधा इतना। हेलो, सुविधा नाम कौन, नहीं है यहाँ पे। ये लास्ट वाला पार्ट मैं इसको नीचे ले लेता हूँ। क्या एरर आ रहा है, रीड करो जरा, क्या है वो, क्या क्या। एक्सप्रेस नॉट डिफाइंड, तो आपने ऊपर का सेल रन किया है कि नहीं, तो स्पेलिंग देखो सब। ये हो गया आपका ये वाला पार्ट। क्या एरर आ रहा है, इनवैलिड सिंटेक्स। और एक मिनट में इक्वल टू, इक्वल टू कहाँ यूज किया आपने, इक्वल टू की जगह आपने डबल इक्वल टू डाल दिया क्या, डबल इक्वल टू डाला है क्या कहीं पे। एक्स ट्रेन एक्स टेस्ट वाई ट्रेन, वाई ट्रेन में ट्रेन सही करो नहीं तो बाद में दिक्कत होगा। हाँ टी आर ए आई है। और क्या एरर है, टेस्ट, ट्रेन टेस्ट बेटे ना। हाँ ट्रेन टेस्ट में एक लाइन में लिखो, रन करो अब। परचेज की स्पेलिंग
वापस से कॉपी पेस्ट करना रन करो। ये जब स्पेस इक्वल टू के आगे इक्वल टू ये आपको समझना है, ये एक उसमें आके बात ना करना, ठीक है। या तो मैं एक काम करता हूँ, ये मीट पे हुआ तो मैं ये कोड कॉपी पेस्ट करके दे देता हूँ। आप देखो आपका वर्क कर रहा है कि नहीं। मैं चैट में लिख रहा हूँ, इसको कॉपी पेस्ट करो एज इट इज। है ना? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी अभी यहाँ देखो, मेरे पास नया एक्सटेंड एक्सेस है। अब मुझे खाली क्या करना है, उसको किसी पाइथन लाइब्रेरी से मैं sklearn से क्या करूँगा, कोई मॉडल इंपोर्ट करके टेस्ट कर लूँगा एक्यूरेसी। उसके पहले यहाँ पे अगर इसका थोड़ा डॉक्यूमेंटेशन पढ़ लेते हैं। मेथड समझ में आ गया अपने को, है ना? मेथड क्या है, मेथड समझ में आ गया। यहाँ पे क्या दिया देखो, एट्रीब्यूट्स दिए, मीन, वेरिएंस, स्केल, ये सब। मुझे अगर जानना है कि ये स्केलर को जब मैंने फिट किया तो ये इसने क्या किया, मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन कैलकुलेट किया। तो वो मीन क्या है, अगर मुझे जानना है कि मेरे डेटा का मीन क्या है, तो मैं स्केलर डॉट, यहाँ पे एट्रीब्यूट है ना मीन का, मीन अंडरस्कोर करूँ, ठीक है। तो मेरा एज का ये मीन है और सैलरी का ये, ठीक है। इसको मैं इसको राउंड कर सकता हूँ क्या, देखता हूँ एनपी डॉट राउंड। ये ई की पावर +1 मतलब शायद 10 होता है, मतलब 37, और ई की पावर मतलब 10 की पावर 1, क्योंकि हम स्केलर डॉट मीन कर रहे हैं ना, वो एरे देगा। हाँ, मुमकिन है। ये जो स्केलर डॉट मीन है वो आपको एक एरे रिटर्न करेगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब इसको थोड़ा टेस्ट करते हैं, जो अपन ने किया है वो कुछ काम कर रहा है या नहीं। अगर आप एक्स ट्रेन स्केल्ड पे आ जाओ, ये देखो जो हमने स्केल किया उसके बाद ये एज है और ये आपका सैलरी है, एज और आपका सैलरी, ठीक है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब मैं क्या करूंगा, मेरे को ना इसको डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करना है। यहाँ पे मुझे क्या दिया है, एरे दिया है, ठीक है। मुझे एरे नहीं चाहिए, मुझे डेटा फ्रेम में चाहिए। तो मैं इसको pd डॉट डेटा फ्रेम में लिखता हूँ, ठीक है, pd डॉट डेटा फ्रेम। और इसका कॉलम का जो नाम है, कॉलम्स, दैट शुड बी इक्वल टू एक्स ट्रेन का जो कॉलम है उसका नाम। मैनुअली भी लिख सकते हो बट ऐसा भी लिखो, और ये क्या हो जाएगा, एक्स ट्रेन स्केल, ठीक है, एक्स ट्रेन स्केल। अब इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसके लिए मैं टेस्टिंग के लिए बना लेता हूँ। अरे यार, ये एफ कैपिटल होना चाहिए, ठीक है, एफ कैपिटल होना चाहिए।
मेरे पास अभी नए कॉलम्स क्या आ गया, एक्सट्रेन स्केल्ड और एक्सेस। अब मैं अगर एक्सट्रेन स्केल्ड देखूं, मैंने क्या बनाया मुझे अभी चेक करना है, तो वो मेरा नया एज और नया एस्टिमेटेड सैलरी है। ठीक है, अब देखो, अगर आपको याद होगा मैंने बोला था स्टैंडर्डाइजेशन के बाद मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन 0 और 1 हो जाता है, तो मैं क्या करता हूँ, डिस्क्राइब कर लेता हूँ। ठीक है, तो एक्स ट्रेन डॉट डिस्क्राइब करता हूँ एक जगह, इसको मैं पैरेंथेसिस देके थोड़ा अच्छा कर देता हूँ, और एक्स ट्रेन स्केल्ड को डिस्क्राइब करता हूँ, एक्स, इसको मैं राउंड ऑफ कर देता हूँ। ठीक है, एनपी डॉट राउंड। देखो इसका मीन क्या आ गया, 0। जो एक्स ट्रेन स्केल्ड है उसका मीन क्या है, 0 से, और स्टैंडर्ड डिविएशन क्या है, 1। तो ये हमें दिखा रहा है कि हाँ हमारा जो स्टैंडर्ड स्केल हमने लगाया था प्रॉपरली वर्क करता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक प्लॉट बनाएंगे, ध्यान से सुनो। वो प्लॉट क्या होगा, बिफोर स्केलिंग और आफ्टर स्केलिंग का कंपैरिजन करेंगे दो तीन चीजों से। पहले तो देख, पहले स्कैटर प्लॉट बना देते हैं, एज और सैलरी का स्कैटर प्लॉट बनाते हैं और देखते हैं कि कुछ चेंज हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, उसके लिए मैं कुछ करने जा रहा हूँ, एक ही साथ दो बना रहा हूँ। एक बनाना होता है तो सिंपल होता है, आपको एक साथ दो पिक्चर चाहिए तो आपको दो कॉलम बनाने हैं। और मैटप्लॉट में दो कॉलम कैसे बनाते हो मैं आप देखो। ठीक है, पहली बात तो एक चीज लिख रहा हूँ मैं, उसको ध्यान से देखना, फिगर, और मेरे को दो एक्सेस चाहिए, एक्सेस 1 और एक्सेस 2। ठीक है, इक्वल टू पीएलटी, मैटप्लॉट डॉट पाइप्लॉट को पीएलटी लिया था, डॉट सब प्लॉट्स, number of columns should be 2 and figure size मैं अपने हिसाब से, मेरे कन्वीनियंस के हिसाब से 12,5 दे सकता हूँ, आप कुछ भी दे सकते हो। तो बेसिकली मैं क्या बोल रहा हूँ पाई प्लॉट को कि तुम दो सब प्लॉट बनाओ, कितना, दो कॉलम चाहिए मेरे को, और हर एक का फिगर साइज 12,5 चाहिए। इसको मैंने स्टोर कर लिया एक तो फिगर में, और दो एक्सेस मिले मेरे को, एक्सेस 1 और एक्सेस 2। अब अगर आप ये सीख गए तो आप 3 4 कितना भी बना सकते हो अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। अब मैं क्या करूंगा, एक्सेस 1 पे अब आते हैं, जो फर्स्ट रहेगा, एक्सेस 1 डॉट स्कैटर प्लॉट। ठीक है, अपने को क्या करना है, स्कैटर प्लॉट करना। अब आपको पीएलटी डॉट स्कैटर लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पीएलटी डॉट सब प्लॉट ऑलरेडी एक्सेस 1 और 2 में आ गया। तो अब एक्सेस 1 डॉट स्कैटर करोगे तो भी चलेगा। ठीक है, अब स्कैटर प्लॉट कर रहे हो, तो एक्स एक्सिस में मैं क्या रखता हूँ, सिंपल ट्रेनिंग का एज रखता हूँ। ठीक है, एक्स ट्रेन का एज रखता हूँ, और वाई में मेरे को क्या दिखाना है, एक्स ट्रेन का एस्टिमेटेड सैलरी। ठीक है, एक्स ट्रेन का एस्टिमेटेड सैलरी। तो ये मेरा एक्सेस 1 का स्कैटर हो गया, और मैं एक्सेस 1 डॉट स्कैटर, अब एक्सेस 1 को मैं एक टाइटल दे देता हूँ। ठीक है, सेट टाइटल। अब ये कहाँ से मिला, अगेन आप डॉक्यूमेंटेशन में जाके देख सकते हो, लिखा हुआ होगा। ठीक है, टाइटल दूंगा बिफोर स्केलिंग, ये क्या है आपका, बिफोर स्केलिंग। ठीक है, इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं और अपन एक्सेस 2 बना लेते हैं। ठीक है, एक्सेस 2 में जो मैं स्कैटर प्लॉट बनाऊंगा उसमें एक्स ट्रेन स्केल्ड होगा, उसका एज, और एक्स ट्रेन से स्केल्ड का एस्टिमेटेड सैलरी, और ये हो जाएगा आफ्टर स्केल। ठीक है, और लास्ट में आपको लिखना है पीएलटी डॉट शो। क्या
हो गया बिफोर स्केलिंग। अच्छा एक आ रहा है, उसने सेट टाइटल नहीं लिया, स्पेलिंग रॉन्ग है क्या? एक्सिस, देखो अब ध्यान से देखना, ऐसा नहीं है कि सेम ही बनाया। इसका स्केल देखो, लेफ्ट हैंड साइड में सैलरी कितना ज्यादा है, और ये देखो इसका स्केल देखो, इसका एक्सिस चेंज हो गया ना। यानी कि इसका इसका मतलब क्या है, आपने डेटा का श्रिंक तो किया, आपने डेटा को एक स्केल में तो उसको स्केल डाउन कर दिया, लेकिन आपने कोई भी प्रॉपर्टी लूज नहीं की है डेटा की। डेटा जैसे पहले दिखता था आज भी वैसा ही दिख रहा है। यही खासियत है स्टैंडर्ड स्केलर की। इसीलिए स्टैंडर्ड स्केलर आइदर इट इज बेनिफिशियल या वो कुछ नहीं करेगा, कभी भी इसका डाउन साइड नहीं है। क्योंकि अगर आप स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक देखो पूरे डेटा का एज इट इज आइडेंटिकल है, तो जो इंफॉर्मेशन डेटा पहले दे रहा था वो इंफॉर्मेशन डेटा अभी भी दे रहा है। क्लैरिटी? जैसे आपने एक पिक्चर क्लिक किया, वही सेम पिक्चर अलग अलग साइजेस में बन सकता है, इंफॉर्मेशन सेम है। एक्चुअल में कोई बिल्डिंग है बड़ी है, तो मैंने उसको क्या किया, एक पोर्ट्रेट में बना लिया, तो वो बिल्डिंग और मेरा बिल्डिंग एग्जैक्टली सेम है, स्केल डाउन हो गया है वो, मेरे पोर्ट्रेट में आ गया। ठीक है, तो ये वो कर रहा है, ये दिखा। और अभी आपको समझो कि दो तीन प्लॉट अगर एक साथ बनाने मुझे कंपैरिजन के लिए, तो आप ऐसा कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़े। एक चीज और बनाते हैं, ठीक है, मैं इसको एक काम करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं कि स्टैंडर्ड स्केलिंग से डिस्ट्रीब्यूशन बदला कि नहीं। अगर मुझे पता नहीं आपको याद है कि नहीं, एक केडीई प्लॉट था अपने पास, केडीई प्लॉट, डिस्ट प्लॉट दिखाता था वो, है ना, डिस्ट्रीब्यूशन हिस्टोग्राम को टिप को टच करके जाता था। अगर वो हम देखें तो केडीई प्लॉट एक्सट्रेन एज का ले लेता हूँ, और ये हटाना पड़ेगा एक्चुअली, ठीक है। तो एज और एस्टिमेटेड सैलरी का मेरे को डिस्क प्लॉट देखना, और मुझे बताना पड़ेगा यहाँ पे जो एक्सिस है ये डिस्क प्लॉट का, वो एक्सिस 1 होना चाहिए, जिस पे मैं बना रहा हूँ। ठीक है, इसका टाइटल क्या हो गया, बिफोर स्केलिंग। अब मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, और ये हो गया आफ्टर स्केलिंग, और यहाँ पे एक्सिस 1 की जगह 2 लिखूँ, और यहाँ पे ट्रेन के आगे इसको प्लॉट कर दो, यहाँ पे एक्सेस 2 आ जाएगा। क्या है, एक्सिस सबप्लॉट ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट KDE प्लॉट। सॉरी सॉरी, यहाँ पे मेरे को एसएनएस करना पड़ेगा। अरे यार, देखो अब यहाँ पे क्या दिख रहा है कि जो एट्रीब्यूट है, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। सब प्लॉट, अपन ने सब प्लॉट बनाया था ना ऊपर, अगर आपको याद होगा, फील्ड डॉट सब प्लॉट, क्योंकि मैटप्लॉटलिब में केडी प्लॉट जैसा कुछ है ही नहीं, तो हम लोग वो ड्रॉ नहीं कर सकते। तो मैं एसएनएस के थ्रू बना रहा हूँ, मैंने ऊपर इंपोर्ट किया सी बॉट, एसएनएस के थ्रू बना रहा हूँ, और उसको बोल रहा हूँ कि एक्सेस एक्सेस 1 रखना, फर्स्ट कॉलम। क्लैरिटी है? ये हो जाएगा एसएनएस। इसके लिए अंदर एक्सेस डिफाइन करना पड़ा था। ठीक है, इसके लिए अपने को अंदर एक्सेस डिफाइन करना पड़ा। अब ये देखो, यहाँ पे आपका जो ब्लू है, ठीक है, आपका ब्लू है वो एज है। एज का प्रोबेबिलिटी, क्योंकि एज का अगर आप स्केल देखोगे तो बहुत छोटा है, तो वो बहुत कम स्केल में ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, और आपका जो सैलरी है बहुत फैला हुआ है। पर जब आप स्केल करते हो तो आपको एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन दिखने लगता है। ऑब्वियस सी बात है, डेटा इससे अच्छे से नहीं सीख सकता, इसको सीख पाएगा।
ये थोड़ा समझ में आ रहेगा। ये ब्लू एज है, मतलब कि आपका एज ये होने का प्रोबेबिलिटी ये है। यहाँ पे तो कुछ समझ में ही नहीं आएगा, है ना। तो ये है स्केलिंग का इम्पैक्ट। आपने इंफॉर्मेशन भी लूज नहीं किया, अगर आप देखोगे तो आपने कोई इंफॉर्मेशन लूज नहीं किया, दिख ऐसा ही रहा है डेटा, बट उसका डिस्ट्रीब्यूशन अब ऐसा हो गया। ठीक है, दिखने में डेटा में कोई चेंज नहीं है, बट वो अलग डिस्ट्रीब्यूशन में आ गया, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में आ गया। ठीक है, तो ये सारे एडवांटेज है। अब एक काम करते हैं, मॉडल लेते हैं फटाफट, उस पर ट्रेन करके एक्यूरेसी निकाल के देखते हैं। तो मैं क्या करूंगा, फ्रॉम sklearn डॉट लीनियर मॉडल। ठीक है, और ये मैंने डॉक्यूमेंटेशन से देखा है। आप लिखना sklearn लॉजिस्टिक रिग्रेशन। ठीक है, बहुत सारे मॉडल्स आते हैं, मशीन लर्निंग मॉडल, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, लीनियर रिग्रेशन, रैंडम फॉरेस्ट, ठीक है, डिसीजन ट्री। ठीक है, ये सारे बहुत सारे हैं अब अपने पास। उसमें से हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन अभी यूज कर रहे हैं। उस पर हम कभी आएंगे अगर टाइम मिलेगा तो, एमएल मॉडल्स पे। ठीक है, फिलहाल तो मैं क्या कर रहा हूँ, लॉजिस्टिक रिग्रेशन। ठीक है, ये मैंने इंपोर्ट कर लिया। अब मुझे बस इसका एक इंस्टेंस बनाना है। इंस्टेंस बनाना आपको आता ही है, सिमिलर टू फंक्शन कॉल। इंस्टेंस बनाने के बाद अब करना क्या है मुझे, अच्छा इसका दो इंस्टेंस बना लेता हूँ। इसका दो इंस्टेंस बना लेता हूँ, एक नॉर्मल जहाँ यूज करूंगा और एक जहाँ पे मैं अपना स्केल डेटा यूज करूंगा। ठीक है दोनों सेम ही, दोनों अभी लॉजिस्टिक रिग्रेशन ही है, बट एक पे मैं फिट क्या करूंगा, नॉर्मल डेटा, और दूसरे पे फिट करूंगा स्केल डेटा। ठीक है, तो पहला लिख देता हूँ एलआर डॉट फिट, और हम लोग फिट क्या करते हैं, एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन। ये मशीन लर्निंग मॉडल है ना, इसको पहले ट्रेनिंग के लिए इनपुट आउटपुट दोनों चाहिए। ठीक है, यहाँ देखो, ये क्या है, ये एमएल मॉडल है, इसको ट्रेनिंग के लिए इनपुट आउटपुट दोनों चाहिए, इसलिए एक्स और वाई दोनों फिट करना पड़ेगा। ठीक है, एक्स और वाई फिट हो गया। और अब मैं क्या कर सकता हूँ, और स्केल के लिए भी कर देता हूँ यही सेम चीज, यहाँ पे लिख देता हूँ स्केल, और इसको मैं अपना स्केल डेटा दिखाता हूँ। वाई ट्रेन स्केल इज नॉट डिफाइंड। अरे वही वो स्पेलिंग का चक्कर है और कुछ नहीं। अरे अपन ने स्केल ही नहीं किया था क्या, अरे वाई स्केल कैसे हो सकता है, वाई तो जीरो और वन ही है ना, वाई तो जीरो और वन ही है, वो कैसे स्केल है। ठीक है, फिट, फिट हो गया, दोनों फिट हो गया अपना। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, प्रिडिक्शन करते हैं। अब हम क्या करेंगे, प्रिडिक्शन करेंगे। तो मैं जो प्रिडिक्शन करूंगा वो एल आर मैंने बनाया था, उसको फिट किया, डॉट प्रेड करूंगा। ठीक है, डॉट प्रेडिक्ट करूंगा, एक्चुअली डॉट प्रेडिक्ट करूंगा, और टेस्टिंग का इनपुट दूंगा और इस पर प्रिडिक्शन मांगूंगा। ये डेटा अभी तक मॉडल ने देखा ही नहीं है, क्योंकि उसका फिटिंग तो ट्रेनिंग डेटा पे हुआ था। अब टेस्टिंग डेटा दिखाऊंगा और बोलूंगा तुम जो ट्रेन हुए उस हिसाब से प्रिडिक्ट करो। यहाँ पे वो पार्ट हो रहा है जहाँ पे मशीन लर्निंग मॉडल आ गया है, अब वो काम कर रहा है। ठीक है, तो नॉन डेटा पे, सीन डेटा पे ट्रेनिंग हो गया, अब अननोन डेटा पे प्रिडिक्शन करेगा। अब हम देखेंगे कि वो कैसा ट्रेन हुआ, प्रिडिक्शन देखने के बाद। अब हम इसी को क्या करते हैं, एल आर स्केल डाल देते हैं, और उसको एक्स टेस्ट स्केल्ड देते हैं। अब मैं इस प्रिडिक्शन को वाई प्रेड में ले लेता हूँ। ठीक है, इसको मैं इसमें डाल देता हूँ, वाई प्रेड, वाई प्रेड, बेसिकली मैं स्टोर कर लिया वेरिएबल। अब मुझे क्या करना है, एक्यूरेसी निकालनी है। एक्यूरेसी कैसे मिलेगी, जो एक्चुअल में वाई टेस्ट था और जो वाई प्रिडिक्शन आया, प्रिडिक्शन और वाई टेस्ट मैच होना चाहिए, है ना, प्रिडिक्शन और वाई टेस्ट मैच होना चाहिए। तो कितना परसेंटेज मैच हो रहा है वो हमें कैलकुलेट करना है, उससे एक्यूरेसी मिल जाएगी। तो आपको मैनुअली करने की जरूरत नहीं है, हम एसके लर्न ही यूज करेंगे इसके लिए भी। तो हम एसके लर्न डॉट मेट्रिक्स, एक्यूरेसी एक मेट्रिक है ना, इवैल्यूएशन मेट्रिक है कि आपका कैसा काम कर रहा है। इम्पोर्ट एक्यूरेसी स्कोर। ठीक है, इम्पोर्ट एक्यूरेसी स्कोर। और अब आपको देखो क्या करना है,
पहले मैं प्रिंट करूंगा, एक्चुअल डेटा का एक्यूरेसी स्कोर प्रिंट करता हूँ। एक्चुअल डेटा का एक्यूरेसी स्कोर है, एक्यूरेसी स्कोर, ठीक है, एक्यूरेसी स्कोर। अब आपको एक्यूरेसी कैसे निकालनी है, वाई टेस्ट और वाई प्रेड, ये कंपेयर करोगे ना आप, और वाई प्रेड आया कैसे, एक्स टेस्ट से। ये फ्लो हमने लास्ट टाइम ही समझ लिया था। अब मैं फटाफट से इसको कॉपी करके नीचे एक पेस्ट करके फाइनल आंसर देख लेते हैं, ये एक्चुअल और ये स्केल्ड डेटा पे कैसा रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, वाई टेस्ट और वाई प्रेड स्केल्ड, ठीक है। अभी देखो, ठीक है, एक्चुअल में सिर्फ 65% एक्यूरेसी था, और सिर्फ स्केलिंग एक प्रोसेसिंग टेक्निक यूज किया और वो सीधा 86% हो गया। ये इम्पैक्ट है आपका डेटा स्केलिंग का। और ये मैंने आपको पहले ही बताया, खराब मॉडल को अच्छा डेटा मिला तो वो अच्छा मॉडल जिसको खराब डेटा मिला उससे बेटर परफॉर्म कर रहा था, वो उसका डायरेक्ट इलस्ट्रेशन है। हमने मॉडल एज इट इज रखा है, मॉडल को ऐसे इंपोर्ट किया था, याद था हमने जब इंस्टेंस बनाया था, कुछ उसमें अपना इंपुट नहीं डाला था। उसको खाली डेटा स्केल करने पे 20%, अराउंड 20% का एक्यूरेसी बढ़ गया। वैसे तो ये भी सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, आपका एम होता है कि 90 के ऊपर जाए, और अच्छा एम होता है कि 95 के ऊपर। ठीक है, मेडिकल एप्लीकेशंस में 95 के ऊपर होना चाहिए। अगर आप कैंसर प्रिडिक्ट कर रहे हो और आपका 70% एक्यूरेसी है, तो 100 में से 30 लोग को आप गलत बता रहे हो, है ना, तो वो बहुत हार्मफुल हो गया। बट इस केस में अभी एटलीस्ट इम्पैक्ट दिख रहा है, स्केलिंग का इतना बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है। ठीक है, तो यही मुझे आपको दिखाना था कि हाउ टू, ये पहला टेक्निक हमने सीखा, डेटा रिप्रोसेसिंग। ठीक है, जो लोग मीटिंग में है, क्लैरिटी है उनको, यस और नो। ओके 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 ओके, अंडरस्टूड अंडरस्टूड। सर मीटिंग वीक भी कर रहा है, नेटवर्क इशू रहेगा। अच्छा, अभी सारे नोटिफिकेशन दे रहा है क्या मेरे को, क्योंकि काउंट नहीं चेंज होगा। काउंट नहीं चेंज हो रहा है, बट वो पता नहीं क्या कर रहा है, आई थिंक। हाँ वो सब, खैर। अच्छा, लास्ट दो तीन पॉइंट थियरी जो आपको पता होनी चाहिए, और ये इसलिए मैं इतना स्ट्रेस दे रहा हूँ उस पर, क्योंकि ये एक्चुअली में बहुत यूजफुल है और आप बहुत जगह करोगे ये। तो इसका दो तीन चीज जो अभी आपको नोट कर लेना चाहिए। अगर मैं डिसीजन ट्री ले लूँ, मान लो मैं, अच्छा एक, हमें ये तो पता चला कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन जब यूज किया, ठीक है, लॉजिस्टिक रिग्रेशन जब यूज किया तो हमें अच्छा 20% का एक्यूरेसी गेन मिला। अब हम दूसरा कोई एल्गोरिदम देखते हैं। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, इसी को कॉपी पेस्ट करता हूँ फटाफट, और एक दूसरा लेता हूँ। डिसीजन ट्री पे आ जाता है, किस पे आ जाता है, डिसीजन ट्री। तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, इसके लर्न, डिसीजन ट्री पे आ जाओ। ठीक है, क्लासीफायर है रिग्रेसर, अपना क्लासीफायर है, क्योंकि हम जीरो या वन को क्लासीफाई कर रहे हैं ना। रिग्रेसर मतलब जब आउटपुट एक रियल नंबर हो, यहाँ यानी कि मान लो आपको हाउस प्राइस प्रिडिक्शन करना है, वो कोई भी नंबर होगा तो रिग्रेसर आएगा। जब आपको क्लासीफाई करना है गिवन क्लासेस में, या तो जीरो या तो वन, या तो कैट या तो डॉग, या तो येलो या तो ऑरेंज, तो आपको क्या यूज करना है, क्लासीफायर। तो मैं क्लासीफायर पे आ जाता हूँ फटाफट। ठीक है, तो ये इसको इसको कहाँ से हम लोग ने sklearn डॉट ट्री से लेना है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल भी दिया हुआ उन्होंने नीचे, एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है, बहुत सारे। यहाँ पे उन्होंने क्या किया है, sklearn डॉट ट्री से इम्पोर्ट किया। ठीक है, तो मैं फटाफट से
और बाकी तो सेम है। अगर आप मेथड देखो तो फिट कहीं होगा, फिट ट्रांसफॉर्म होगा, प्रिडिक्ट है, अपन ने प्रिडिक्ट किया था, ठीक है, और फिट है ना। फिट के बाद क्या आता है, प्रिडिक्ट आता है। तो यहाँ पे डिसीजन ट्री क्लासिफायर ले लिया मैंने। अब मैं फटा से क्या करता था, डिसीजन ट्री क्लासिफायर का इंस्टेंस बना देता हूँ, ठीक है, और इसी का एक स्केल भी बना दूंगा, ठीक है, डीटीसी। अब मैं क्या करूंगा, ये एज इट इज लिखता जाऊंगा, खाली एलआर की जगह डीटीसी डाल दूंगा। तो डिसीजन ट्री क्लासिफायर में फिट कर देना, और डिसीजन ट्री क्लासिफायर में फिट कर देना, ठीक है। और लास्ट में हमको प्रिडिक्ट करना है। अब फिट तो होगा, ट्रेनिंग हो गया, और यहाँ पे एक मिनट, हमने कुछ मिस किया क्या, एलआर की जगह, हाँ, ठीक है। देखते हैं, ये भी हो गया। अब हमें क्या करना है, इसमें तो कुछ नहीं करना है। तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा, इसमें कोई फर्क नहीं। तो या तो आपको पॉजिटिव इम्पैक्ट दिखेगा या तो जीरो इम्पैक्ट दिखेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपने स्केल किया और एक्यूरेसी कम हो गई, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये एक अच्छी चीज है कि जरूरत हो ना हो आप लगा सकते हो, है ना, क्योंकि इसका कोई नेगेटिव डाउनसाइड नहीं है। और अभी ये पता चला कि चलो डेटा छोटा है तो आप लगा सकते हो। कभी कभी होता है डेटा बहुत बड़ा है या बहुत बड़े एनवायरनमेंट में आप काम कर रहे हो, तो इसको टाइम लग सकता है। तो आपको हो सकता है डिसीजन लेना पड़े कि मुझे लगाना है या नहीं लगाना। तो कुछ एल्गोरिदम्स ऐसे हैं जो शॉर्ट शॉर्ट आपको लगाना ही है, स्टैंडर्डाइजेशन। उनके मैं नाम लिख देता हूँ यहाँ पर, ठीक है, उनके मैं नाम लिख देता हूँ। और ये इंटरव्यू क्वेश्चन भी है कि स्टैंडर्डाइजेशन कौन से एल्गोरिदम पे लगता है। तो एक है आपका के मीन्स एल्गोरिदम, ठीक है, एक है आपका के एन एन एल्गोरिदम, एक है आपका पीसीए एल्गोरिदम। पीसीए कोई मशीन लर्निंग एल्गोरिदम नहीं है, ये एक डेटा प्री प्रोसेसिंग का टेक्निक है जो हम पढ़ेंगे इसी सीरीज में। और एक आता है आपका आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, वो डीप लर्निंग का कॉन्सेप्ट है। और एक आता है आपका ग्रेडियंट डिसेंट। जब जब ये चीजें यूज हो रही होंगी, ये आपको स्टैंडर्ड स्केलर यूज करना ही करना, इसमें कोई क्वेश्चन ही नहीं। 100% आपको स्टैंडर्डाइजेशन लगाना, ठीक है, 100% आपको क्या लगाना है, स्टैंडर्डाइजेशन कंपल्सरी। इससे एक्यूरेसी में बहुत बूस्ट मिलेगा, ठीक है। आउटलायर्स का क्या होता है, आउटलायर्स को ये हैंडल नहीं करता। जो आउटलायर्स है उसको एज इट इज, अगर आपने देखा होगा तो डेटा दिखने में भी अभी भी सेम ही है, तो वो आउटलायर वैसे ही दिखते हैं आपको। आउटलायर आपको अलग से हैंडल करना पड़ेगा। स्टैंडर्डाइजेशन आउटलायर की प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करता, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिगार्डिंग स्टैंडर्डाइजेशन, नोट कर लो। आउटलायर हैंडलिंग नहीं करता, इट डज नॉट, ठीक है, इट डजंट हैंडल आउटलायर्स, ठीक है। स्टैंडर्डाइजेशन समझो, यहाँ पे स्टैंडर्डाइजेशन आपका खत्म हो गया। तो इतनी थियरी आपको पता होनी चाहिए, और थोड़ा बहुत कोड तो चलो ऑलमोस्ट सब चीज़ मिल जाता है आपको, बट फिट ट्रांसफॉर्म वो सब कैसे यूज करते हैं वो सब अपने को समझना आएगा, ठीक है। तो ये आपका फीचर स्केलिंग जो हमारा टारगेट है, उसमें से आपका स्टैंडर्डाइजेशन डन। नॉर्मलाइजेशन पे आ जाए। अब देखो, नॉर्मलाइजेशन और स्टैंडर्डाइजेशन काम तो एक ही कर रहा है ना, फीचर स्केल कर रहा है।
तो काम में कोई डिफरेंस नहीं है, यूज केसेस में डिफरेंस है। ऑब्वियसली इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला अलग है और अलग अलग जगह यूज होता है। मेजरली आपको यही यूज करना है, मेजर स्टैंडर्डाइजेशन। कुछ जगहों पर नॉर्मलाइजेशन प्रिफर किया जाता है। ठीक है, तो अब एक नई हेडिंग डाल देते हैं, नॉर्मलाइजेशन। नई हेडिंग क्या डालते हैं? नॉर्मलाइजेशन। ठीक है, देखो नॉर्मलाइजेशन, अच्छा स्टैंडर्डाइजेशन था आपके पास ऑलरेडी, तो नॉर्मलाइजेशन फिर भी इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन का जो आप बोल सकते हो फिलॉसफी है, वो थोड़ा अलग है, काम स्केल का ही है, इस सेम स्केल में ला। इसका सोचने का तरीका ये था कि कोई भी डेटा जो आपके पास है, न्यूमेरिक डेटा, ठीक है, कोई भी न्यूमेरिक डेटा, उसमें दो चीजें होती है। एक होता है उसका मैग्नीट्यूड और एक होता है उसका यूनिट। एज में 45 ईयर्स एज होता है ना, 45 कोई एज तो है नहीं, 45 ईयर्स, तो मैग्नीट्यूड भी है और यूनिट भी है। एमएल मॉडल्स यूनिट के हिसाब से काम नहीं करते, वो काम करते हैं सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड। तो यूनिट को एलिमिनेट करके सिर्फ मैग्नीट्यूड को लाया जाए और एक ही स्केल में रखा जाए सारे मैग्नीट्यूड को, ताकि वो कंफ्यूज ना हो जाए। ये है फिलोसफी नॉर्मलाइजेशन का, काम वही है, सबको सेम स्केल में लाना। ठीक है, तो इसको जब वो डेवलप कर रहे थे तो यही उनका थॉट रहा होगा कि अपने को यूनिट हटा देना और मैग्नीट्यूड पे काम करना और मैग्नीट्यूड को एक ही स्केल में लाके रखना। इसके ना तीन है, तो बहुत सारे टाइप्स, आप एसके लर्न में जाओगे उसके अंदर आप नॉर्मलाइजेशन में जाओगे तो बहुत सारे हेडिंग्स आ जाएंगे। हमको सब पे फोकस नहीं करना, हम तीन चार मेन मेन पे फोकस करेंगे। सबसे पहला आता है आपका मिन मैक्स स्केलर। ठीक है, मिन मैक्स स्केलर। जब भी आप पहली बात तो नॉर्मलाइजेशन 10% टाइम में यूज होता है, उसमें 90% टाइम यही यूज होता है। समझ में आ रहा है? पहली बात तो नॉर्मलाइजेशन ही 10% टाइम यूज होगा, उस 10% का 90% टाइम आप मिन मैक्स ही यूज करने वाले हो। तो इसको ना जरा अच्छे से समझेंगे, बाकी को आप एसक्यूएल से इंपोर्ट कर करके सेम रिपीट कर सकते हो और कुछ नहीं। ठीक है, एक आपका मिन मैक्स स्केलर हो गया, एक आता है आपका मैक्स एब्सोल्यूट स्केलर, और उसके बाद आपका आता है रोबस्ट स्केलिंग। ठीक है, रोबस्ट स्केलिंग। फटाफट से सबका अगर हम लोग फॉर्मूला देख लेंगे तो अपने को समझ में आ जाएगा बेसिकली क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले हम आ जाते हैं मिन मैक्स स्केलिंग पे, सॉरी मिन मैक्स स्केलर जो कि नॉर्मलाइजेशन टेक्निक है। ठीक है, मिन मैक्स स्केलिंग, इसका फॉर्मूला बहुत सिंपल है। जो ट्रांसफॉर्म्ड कॉलम होगा वो ओरिजिनल लेना, उसमें से उसका मिनिमम वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर देना और उसको डिवाइड कर देना मैक्सिमम और मिनिमम के डिफरेंस। ठीक है, हाँ ये स्टैटिस्टिक्स का बहुत स्केलिंग के लिए use होता है। ये है आपका मिन मैक्स स्केलर का एक्स आई माइनस एक्स मिन अपॉन एक्स मैक्स माइनस। अब इसके मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? मान लो यहाँ पे एक्स मैक्स आ गया, यहाँ पे क्या आ गया? एक्स मैक्स, ये मैक्सिमम वैल्यू होगी ना। देखो वेरिएबल यही है, बाकी सब कांस्टेंट है, तो यही चेंज होगा। इसका मैक्सिमम वैल्यू एक्स मैक्स है, तो एक्स मैक्स माइनस एक्स मिन अपॉन एक्स मैक्स माइनस एक्स मिन इक्वल टू 1। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू 1 आएगा और इसका मिनिमम वैल्यू यहाँ पे एक्स मिन रखोगे तो एक्स मिन माइनस एक्स मिन 0, एनीथिंग बाय 0 इज 0। तो ये आपको 0 से 1 के बीच में लाके देगा। स्टैंडर्ड स्केलर 0 से 1 में नहीं लाता था, वो -1 से +1 या जो भी है, पर मीन 0 होना चाहिए स्टैंडर्ड स्केलर में। नेगेटिव आप -3 +3 जा सकते हो, पर मिन मैक्स स्केलिंग स्ट्रिक्टली 0 से 1 के बीच में लाके देगा। ये भी एक यूज, एक रीजन है हम कई जगह पर इसको प्रिफर करते हैं। ऐसी कुछ जगह है जहाँ पे हमको 0 से 1 ही चाहिए, ऐसी जगह है। जैसे कि मैं आपको एक जगह बताता हूँ,
जब आप अपने अपने कलरफुल इमेज को ब्लैक एंड व्हाइट में कन्वर्ट करते हैं, तब जब आपका कलर इमेज होता है तो पिक्सल वैल्यू की रेंज 0 से 255 होती है और ब्लैक एंड व्हाइट का रेंज 0 से 1 होता है। तो कलरफुल इमेज को जो एआई आपका कलरफुल ब्लैक एंड व्हाइट को करता है, कुछ करता नहीं, वो मिनमैक्स स्केलिंग लगा देता है। हमने देखा कि स्टैंडर्डाइज करने से डेटा दिखने में चेंज नहीं होता, सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन बदलता है और उसका रेंज छोटा बड़ा होता है। तो अगर आपको कोई भी आपको एक क्लैरिटी आई है कि हमने इमेज को क्या किया, कलर से ब्लैक एंड व्हाइट कर दिया, ये इसका बेस्ट यूज केस है। उस स्पेशली जब हम इमेजेस में काम करते हैं, कभी भी आप स्टैंडर्डाइजेशन यूज ही नहीं करोगे, आप हमेशा मिन मैक्स स्केलर ही यूज करोगे। जब आप डीप लर्निंग में कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क बनाते हो या इमेजेस से इमेज प्रोसेसिंग पे काम करते हो, इमेज सेगमेंट जो भी हो, तो ये एक अच्छा एल्गोरिथम है जो पता हो। ठीक है। अगर अगर हम इसका अगर हम ध्यान दें तो हम इसका अगर ज्योमेट्रिक इंट्यूशन ले, ग्राफ हमने देखा था पिछली बार मीन सेंटरिंग हो रहा था, है ना। अब मान लो आपके पास एक एज है वापस और एक सैलरी है और कुछ तो आपको ये रेंज में डेटा है। इस बार मीन सेंटरिंग नहीं हो रहा है क्योंकि जब वैल्यू 0 से 1 के बीच में है तो मीन जीरो हो ही नहीं सकता, है ना। जब मिनिमम वैल्यू 0 और मैक्स 1 है तो मीन 0 होना पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर आप सैलरी को देखो तो आपने 0 से 1 के बीच में रिस्ट्रिक्ट कर दिया, एज को भी 0 से 1 के बीच में रिस्ट्रिक्ट कर दिया और सारे पॉजिटिव नंबर्स ही अपने पास, ये फ्रैक्शन नेगेटिव हो नहीं सकता। यानी कि आपने एक स्क्वायर बना दिया, यूनिट स्क्वायर बना दिया। अब आपका सारा डेटा इस यूनिट स्क्वायर के अंदर आ, ये मैं आपको ज्योमेट्रिक इंट्यूशन दे रहा हूँ कि एक्चुअल में कैसा हो रहा होगा। ये दिखने में अभी भी वही है, दिखने में चेंज नहीं हुआ है, स्केल चेंज हो गया, एक यूनिट बॉक्स के अंदर आ गया। ठीक है। ये सब एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है जो आती है, पता है तो अच्छी बात। ठीक है। और अपन क्या देख सकते हैं आगे, और भी 2-3 इक्वेशन हैं। ठीक है, थोड़े मैथमेटिक्स फटाफट देख लेते हैं। अ, अब एक होता है मीन नॉर्मलाइजेशन का। ठीक है, मीन नॉर्मलाइजेशन में क्या होता है, मीन नॉर्मलाइजेशन इसमें क्या होता है, एक्स आई माइनस एक्स मीन अपॉन एक्स मैक्स माइनस एक्स मीन। तो जो यहाँ पे एक्स मिनिमम था उसकी जगह एक्स मीन डाल दिया, तो उसको मीन नॉर्मलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद एक आता है मैक्स एक्स, जो मैंने आपको लिखा था, मैक्स एब्सोल्यूट स्केलिंग, मैक्स एब्सोल्यूट स्केलिंग। ठीक है, मैक्सिमम एब्सोल्यूट स्केलिंग वो होता है एक्स आई अपॉन एक्स मैक्स। अब यहाँ पे मॉड क्यों लिया, हो सकता है किसी डेटा में मैक्सिमम वैल्यू नेगेटिव हो, अपने को पॉजिटिव लेना है, इसके लिए एब्सोल्यूट वर्ड आता है, एब्सोल्यूट मतलब पॉजिटिव। तो मैक्स एब्सोल्यूट स्केलिंग। ठीक है, एक ये है। और एक लास्ट आता है रोबस्ट स्केलिंग, उसका फॉर्मूला है एक्स आई माइनस मीडियन। मीडियन मतलब समझ लो, अगर असेंडिंग ऑर्डर में किया तो जो बीच का वैल्यू आता है ना, डिवाइड बाय इंटर क्वार्टाइल रेंजेस। ये अपन ने बॉक्स प्लॉट में देखा था, जो इंटर क्वार्टाइल रेंज। ठीक है, तो ये हो गया आपका रोबस्ट के लिए, ये क्या हो गया आपका robust। तो इक्वेशन है, नोट कर लो, वहीं इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, पता होना चाहिए एज ए डेटा साइंटिस्ट। और वीडियो तो है ही, आप बाद में भी देख सकते हो, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तो थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स अभी अपने को समझ में आ गया। अब हम क्या करते हैं, हम अच्छा ये जो है ना आपका रोबस्ट वाला, ये आउटलायर्स में काम आता है, ये आउटलायर्स को हैंडल करने की क्षमता रखता है। और ये इसका भी एक यूज केस है। इसका यूज केस है जब आपके पास डेटा में स्पार्स डेटा हो, स्पार्स डेटा मतलब जीरो है, एक कॉलम है जिसमें बहुत सारे जीरो वैल्यूज है, तो उस डेटा में ये मदद करता है। तो सबका अपना अपना यूज केस है, पर मैक्सिमम टाइम हम यही यूज करते हैं, बिग मैक्स सबसे सबसे बेस्ट है। ठीक है, अब इसके कोड पे आ जाता है, इसको कोड कैसे करें। अब हम नॉर्मलाइजेशन पे आ गए, अगर आपको याद हो तो मैं इसकी हेडिंग बदल दूँ। ठीक है, ये आ गया नॉर्मलाइज। अब ऐसे टी आई हुआ है नहीं कि जेड टी आई, वो आप देख। ठीक है,
ये है आपका चालू करिए। मैंने आपको एक वाइन डेटा डॉट सीएसवी भी भेजा था ग्रुप पे, ठीक है, तो उसका थोड़ा सा यूज करेंगे हम लोग। फटाफट सारी चीज इंपोर्टेड है तो मैं डीएस कर देता हूँ। पीडी डॉट रीड सीएसवी, ठीक है, उसका नाम है वाइन डेटा डॉट सीएसवी। अगर मैं इसको लूँ और डीएफ लूँ तो एक्चुअली में देखो ये मेरे पास डेटा है, ठीक है। अब ये वाइन के एट्रीब्यूट्स है, मुझे कोई आइडिया नहीं क्या है कि मुझे आपको स्केलिंग दिखाना है इसलिए डेटा ले लो। तो मैं इस हेडर को हटा देता हूँ, मुझे ये सारे हेडर नहीं चाहिए और मैं खुद का हेडर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कॉमा में लिखूंगा हेडर इक्वल टू नल, ठीक है, हेडर इक्वल टू, और उसके बदले में 3 कॉलम यूज कर लो, 0 1 ये मैंने दे दिया, ठीक है। फर्स्ट 3 आ गया, वही उसका हेडिंग भी हो गया। अपने को ओरिजिनल हेडर नीचे जो डेटा में था, है ना, डेटा वाला हेडर अपने काम कर दिया, ये अपने काम कर। देखो ये अभी चीजें कैसी है, ये मैं तब नहीं बता सकता था जब हम लोग पहली बार पीडी डॉट रीड से कर रहे थे। ये आप जब अलग अलग डेटा के साथ काम करोगे अपने आप छोटी छोटी सी हेडर क्या होता है ये आप डॉक्यूमेंटेशन में लिखा हुआ, बट तभी समझेगा जब यूज होगा, है ना। तो दैट इज रिकमेंडेड दैट यू डील विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा। तो अपने को एक डीएफ मिल गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अ, मैं इसको खुद से रीनेम कर देता हूँ, df डॉट कॉलम्स, ठीक है, df डॉट कॉलम्स इक्वल टू 3 कॉलम देना है, क्लास लेबल, बेसिकली ये वाइन का क्लास है, फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास थर्ड क्लास, ठीक है। फिर उसमें अल्कोहल का आई थिंक अल्कोहल का रेशियो कितना होगा वो होगा डेटा, और उसमें मैल्टिक एसिड कितना है वो, या मैलिक एसिड, ठीक है। तो df डॉट हेड करता हूँ, तो मतलब इतना अल्कोहल है इतना मैलिक एसिड है तो उसका फर्स्ट क्लास होगा, या जो भी है अपने को डेटा दिया है, ठीक है। अब इसका एक फटाफट एस एन एस डॉट के डी प्लॉट कर लेते हैं, डी एफ एल्कोहल का। तो अपना अल्कोहल का डेटा कुछ इस हिसाब से दिखता है अपने को, और आप यही चीज मैलिक एसिड के साथ भी कर सकते हो। मैंने एक साथ फिगर एक्सेस A1 A2 इसलिए नहीं लिया क्योंकि बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, एक बार दिखा दिया तो अब आपको समझ में आ गया होगा कैसे कर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे दूसरी बार कर लेता हूँ और यहाँ पे मैलिक एसिड डाल देता हूँ, और ये कुछ इस हिसाब से मुझे दिखता है। तो ये वही प्रोबेबिलिटी है, पीडीएफ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। अब हम क्या करते हैं, स्कैटर प्लॉट करते हैं, ठीक है, और अलग अलग क्लास को देख लेते हैं। तो एस एन एस डॉट स्कैटर प्लॉट यहाँ तक सबको पता ही है, ठीक है। पहला क्या आपको क्या क्या देना है, बी एफ डॉट एल्कोहल, एल्कोहल, ठीक है। और और क्या देना है आपको, डी एफ का मैलिक एसिड देना है, ठीक है। ये तो आपका स्कैटर प्लॉट में एक्स और वाई एक्सेस हो गया, क्या हो गया, एक्स और वाई। इसमें हम एक्चुअली और एक डायमेंशन ऐड करेंगे, क्लास लेबल का, ठीक है। और मुझे थोड़ा सा कलर डालना है, अगर मुझे कलर से डिफ्रेंशिएट करना है तो पैलेट, अगर आप बचपन में ड्राइंग करते हो तो पैलेट होता है, तो यहाँ पे भी एस एन एस भी हमें पैलेट देता है, आपको कलर चूज करने को, ठीक है। तो मैं लिखूंगा पैलेट, पैलेट, ठीक है, पैलेट इक्वल टू, अब आपको एक डिक्शनरी देना है, आपको एक डिक्शनरी देना है, पैलेट मतलब डिक्शनरी। तो वो क्या होगा, अगर वन लेबल है, अगर लेबल वन है तो कलर रेड रखना, ठीक है, कॉमा, अगर लेबल टू है तो कलर ब्लू रखना,
ठीक है। और अगर 3 है तो कलर अपन ले सकते हैं ग्रीन। बहुत सारे कलर होते हैं, आप कोई भी ले सकते हैं। अगर मैं इसको जरा देखूं काम करता है क्या, ठीक है। तो बेसिकली एक्स और वाई पे अल्कोहल और मैलिक एसिड ही है। पैलेट के लिए आपको तीसरा देना पड़ेगा, है ना। जो थर्ड था वो किसके लिए था, पैलेट के लिए। एक्स और वाई पे अल्कोहल मैलिक है, तो इससे पूरा डेटा दिख रहा है कि अगर आप फर्स्ट क्लास देखो तो फर्स्ट क्लास में अल्कोहल कम है और मतलब अल्कोहल ज्यादा है, मैलिक एसिड कम है, तो फर्स्ट क्लास होगा। और जो आपका थर्ड क्लास है उसमें अल्कोहल की मात्रा थोड़ी बढ़ गई है ना। तो अब मेरे को तो कोई आइडिया नहीं है ये सब का। हो सकता है भाई वाइन में अल्कोहल ज्यादा तो उसका क्वालिटी डिग्रेड होता होगा, या उल्टा भी हो सकता है। हो सकता है यहाँ पे 3 का मतलब ज्यादा होगा, अपने को उससे कोई ज्यादा मतलब नहीं है। हम लोग नॉर्मलाइजेशन लगा के देखते हैं, ठीक है। अब वही ट्रेन टेस्ट स्प्लिट कर लेते हैं। तो ट्रेन टेस्ट स्प्लिट के लिए हमने कहीं से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, या यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग को ऑब्वियसली चेंज करना पड़ेगा df डॉट ड्रॉप। यहाँ पे क्या ड्रॉप करेंगे, क्लास लेवल, क्योंकि वो तो अपने को प्रिडिक्ट करना है ना। क्लास लेवल अपने को प्रिडिक्ट करना है, वो ड्रॉप कर देंगे और यहाँ पे क्लास लेवल आ जाएगा। नहीं नहीं, एक सौ वो है। मैं यूज करूँगा चलेगा। तो मैंने ट्रेन टेस्ट स्प्लिट कर लिया, एक्सट्रेन एक्स टेस्ट आ गया। क्लास लेवल नॉट फाउंड इन एक्सेस। नाम क्या दिया हमने, नाम कुछ और दिया गया, अच्छा एल कैपिटल है, एल कैपिटल है नाम के ऊपर और कुछ, ठीक है। तो ये अपना हो गया। अब डॉट प्री प्रोसेसिंग से हमने जो इंपोर्ट किया था वही मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। हाँ ये ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या इंपोर्ट करूंगा, मिन मैक्स स्केलर, ठीक है, मिन मैक्स स्केलर। और फिर उसको यहाँ पर डाल। आई थिंक बाकी सब सेम ही रहेगा, है ना। बाकी सब सेम रहेगा इसमें, और तो कुछ चेंज नहीं होगा। स्केलर नया हो गया, उसमें हम लोग ने एक्सटेंड फिट किया जो कि नया बनाया है, और आगे तो मिन मैक्स स्केलर कैन नॉट इंपोर्ट। स्पेलिंग कुछ गलत है क्या, अरे एल ही आ गया, सॉरी। मिन मैक्स स्केलर यहाँ पे, यहाँ ठीक है। ये हो गया, मिन मैक्स हो गया। अब वही एक्सटेंड डॉट डिस्क्राइब कर दो, एक्सटेंड डॉट सॉरी एक्सटेंड। अगर आप नॉर्मल एक्सटेंड देखो तो उसका उसका मीन क्या है, 12.9, ठीक है। अब हम एक्स ट्रेन स्केल्ड का डिस्क्राइब देखते हैं। नहीं आ रहा है क्या, एक मिनट एक मिनट। अच्छा ये एरे है, ये एरे है, इसका हम लोग को डेटा फ्रेम बनाना पड़ेगा। लास्ट टाइम डेटा फ्रेम बनाया भी था यहाँ पे, यहाँ ये देखो दिख रहा है, डेटा फ्रेम पी डी डॉट डेटा फ्रेम बनाया था ना लास्ट टाइम, तो वैसे बनाना पड़ेगा। फिर उसका हम डिस्क्राइब निकाल सकते हैं। एरे का डिस्क्राइब फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आके मैं क्या करता हूँ, डेटा फ्रेम बना देता हूँ फटाक से।
यहाँ पे मेरे को लगता है कुछ चेंज नहीं होगा। ठीक है, अब एक्सट्रीम स्केल का डॉट। अब देखो मीन 0.5, 0 और 1 के बीच में, मैक्सिमम कितना है 1, मिनिमम कितना है 0। ठीक है, मिनिमम 0, मैक्सिमम 1, मीन मिल गया। ठीक है, तो ये आपका बेसिक सा डिफरेंस है। अगर आप चाहो तो अगेन बिफोर स्केलिंग आफ्टर स्केलिंग का कर सकते हो। तो मैं एक काम करता हूँ, ऊपर से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ यहाँ से ये। बस यहाँ पे मुझे क्या डालना पड़ेगा, एज की जगह अल्कोहल डालना पड़ेगा, और यहाँ पे क्या डालना पड़ेगा, मैनिफेस्ट। ए कैपिटल है क्या मैलिक एसिड का? हाँ, ठीक है। और यहाँ पे भी अल्कोहल। अब ये देखो यहाँ पे बॉक्स दिख रहा है, ये ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है दोनों, और 1,1 तक जा रहा है। तो ये आपका यूनिट स्क्वायर हो गया। इसके अंदर एज इट इज डेटा को स्ट्रिंग किया गया। ठीक है, पहले इसलिए देखो 14.5 उधर पाएगा, यहाँ पे यूनिट स्क्वायर है बट डेटा को एज इट इज स्केल किया। ठीक है, तो ये हम लोग थोड़ा सा बेसिकली ये करते हैं। हेलो, मेरा आधे घंटे का क्लास। ठीक है, अब यही हम चीज क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन सिर्फ इसको लास्ट पे कॉपी पेस्ट कर दो। देखो यहाँ पे एज की जगह मैं लिख देता हूँ अल्कोहल, और एस्टिमेटेड सैलरी की जगह लिख देता हूँ अमेरिका। तो यहाँ पे अल्कोहल। पहले ये दोनों अलग अलग रेंज में था, अब ये यूनिट में आ गया ना, 0 से लेके 1 तक। ठीक है, ये आपको इसलिए दिख रहा है क्योंकि ये केडी प्लॉट है बेसिकली, तो आपको थोड़ा नेगेटिव दिख रहा है बट ऐसा है नहीं, उसका सीधी बात है देखो। पर इतना दिख रहा है कि वो सेम स्केल में आ गया। ठीक है, ये डिफरेंस एक्चुअली यूनिट के डिफरेंस से आया था, क्योंकि एक तरफ अल्कोहल है उसका यूनिट कुछ अलग होगा, और दूसरी तरफ एसिड उसका कुछ अलग होगा। हमने क्या किया, उसको सेम स्केल पे ला दिया। ठीक है, तो ये है बेसिकली दिस इज। अब आप तो चाहिए तो आप कोई भी लॉजिस्टिक नेगेशन या डिसिडेंट्री आपको मैंने दिखाई दिया, इम्पोर्ट करके आप खुद से देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत, जो लोग मीटिंग में है प्लीज कंफर्म करो, कोई इशू। एक मिनट रुको, उनकर की आवाज नहीं प्लीज एक बार। हेलो, ओके ओके ओके, ठीक है। ये अपना क्या हो गया, अच्छा ये हमने अभी क्या कवर किया, फीचर्स के लिए ये पूरा कवर क्या कर लिया, स्टैंडर्डाइजेशन और नॉर्मलाइजेशन। बट अगर आप प्रीवियस जाओ तो फीचर इंजीनियरिंग तो बहुत बड़ा है, उसमें से हमने कौन सा पार्ट टच किया वो देखते हैं अपन। ये याद है आपको? तो फीचर ट्रांसफॉर्मेशन में फीचर स्केलिंग हो गया है ना, अभी काफी कुछ बचा है। हाँ, बट ये सब एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये कैसा होता है कि अभी आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो सब, तो आपको शायद ज्यादा लग रहा है, बट जब आप को सब आ जाएगा
तो आपको पता होगा ये डेटा मेरे पास, अच्छा ये कॉलम पे ये लगाना है, इस पे ये लगाना है, इस पे ये लगाना है। एक मैं आपको सिखाऊंगा ट्रांसफॉर, एक कॉलम ट्रांसफॉर्मर एक साथ अलग अलग कॉलम पे से अलग अलग चीजें कैसे लगाए। तो आपका फिर काम वो सिर्फ 10 मिनट का रह जाएगा। मेन काम है आइडेंटिफिकेशन का, कि मुझे पता होना चाहिए इस कॉलम पे स्केल स्केल करना है, इस कॉलम पे ये करना है, वो करना है। फिर एक कॉलम ट्रांसफॉर्मर बना के फटाक से आप अपना काम कर दोगे। ठीक है। बट उसके पहले इन सबका थियोरी प्लस मैथ्स बताओ। अ, अभी एक चीज और देख ले, एक चीज और देख ले क्या, ये वाला सेक्शन देख ले। आया ना। ये देख लेते हैं। फीचर स्केलिंग हो गया अपना। अब कैटेगोरिकल डेटा को कैसे हैंडल करना है वो भी एक तरीका है। ठीक है। मीटिंग में यस तो बोला है किसी ने, बट यहाँ पे जो लोग हैं उनका एंथुजियाज्म बहुत गिर गया। हम्म? नहीं नहीं, अपने हम लोग ने वन एनकोडिंग नहीं सीखा ना अभी, नॉमिनल एनकोडिंग, वन हॉट एनकोडिंग, लेबल एनकोडिंग, वो बात। एक काम करते हैं, तीन है, एक कर देंगे बाद में, फिर जो नेक्स्ट 1 घंटे का सेशन होगा ना ट्यूसडे को, दो करेंगे। अच्छा, आपका एग्जाम कब से? ये वीक है, अगला वीकेंड कुछ मंडे से है क्या एग्जाम? तो मेरे को सिर्फ पूछना था कि ट्यूसडे को 1 घंटे का सेशन चलेगा या नहीं चलेगा। चलेगा ना, ठीक है। आपका ही। तो सही है। जिनका है भी तो भी 1 ही घंटे का सेशन होगा अपना। तो आई डोंट थिंक सो कोई इश्यू होगा। क्या हो गया भाई, बंद होगा। हाँ। चलो फटाक से हैंडलिंग कैटेगोरिकल डेटा देख लेते हैं। ये काफी बड़ा थियरी हो गया और ये बढ़ेगा ही खाली। हाँ बोलो। और ये ट्यूसडे को लैब पॉसिबल नहीं है क्योंकि कुछ जूनियर कॉलेज का आई थिंक लैब है। बट उसके नेक्स्ट ट्यूसडे से होगा, पक्का होगा। वो मेरे को पता है, थोड़ा ऑकवर्ड टाइम है। अगर लैब नहीं होगा तो 12 से कर देते हैं, क्योंकि तब तक काफी लोग घर पहुंच जाएंगे, है ना। 11 की बजाय 12 से करो। हाँ ठीक है, 12 से सेशन रहेगा नेक्स्ट ट्यूसडे, ऑनलाइन रहेगा। चलो, अब आते हैं हैंडलिंग कैटेगोरिकल डेटा पे। सिर्फ थियोरी और देखते हैं, थियोरी अगर होगा तो थियोरी करके छोड़ देंगे। प्रैक्टिकली क्या करते हैं अपन, वो नेक्स्ट टाइम देख लें। ठीक है। चलो स्टार्ट करें इसको। यहाँ देखो, यहाँ पे, यहाँ अरे 3 ही लोग का अटेंडेंस है, 3 सेकंड तो लगता है उसको तो। नाम नहीं है क्या? है कि नहीं है? बाद में तो कर लो। चलो, हैंडलिंग कैटेगोरिकल डेटा। देखो हमें पता है कि डेटा जो है अपने पास एक न्यूमेरिक है और एक कैटेगोरिकल है। न्यूमेरिक डेटा को हैंडल करने के बहुत चीजें हैं जो हम देखेंगे भी। अभी तो हमने सिर्फ स्केलिंग देखा, डेटा स्केलिंग देखा, उसमें भी स्टैंडर्डाइजेशन देख लिया, नॉर्मलाइजेशन देख लिया। अब कैटेगोरिकल डेटा को हैंडल करने के लिए, ठीक है, कैटेगोरिकल डेटा को हैंडल करने के लिए दो तरीके हैं। तरीके तीन है, दो क्लासिफिकेशन है। क्योंकि कैटेगोरिकल डेटा खुद में ही दो टाइप में आता है, एक नॉमिनल और एक ऑर्डिनल। एक नॉमिनल और एक ऑर्डिनल। जैसे मैं अभी लिख देता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ क्या है। एक नॉमिनल और दूसरा, नॉमिनल मतलब जितने भी कैटेगरीज हैं आपके पास, उनके बीच में कोई ऑर्डर नहीं है। जैसे कि जेंडर इक्वल है दोनों, कोई ऑर्डर नहीं, है ना। जैसे कि कौन से स्टेट में रहते हो आप, 20 कैटेगरीज होंगी, 20 स्टेट्स होंगे, तो कोई उसमें ऑर्डर नहीं है, कोई महाराष्ट्र में है, कोई उड़ीसा में है, कोई तमिलनाडु में हो, है ना। क्योंकि अगर आपने उसको ऑर्डर मान लिया तो आपका मॉडल फिर कंफ्यूज हो जाए।
तो ऐसे टाइप के कैटेगोरिकल डेटा होते हैं नॉमिनल मतलब जिनमें कोई ऑर्डर ना, ऑर्डिनल मतलब ऑर्डर होता है। जैसे आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन, कोई पीएचडी होगा, कोई पोस्ट ग्रेजुएट होगा, कोई ग्रेजुएट होगा, कोई अंडर ग्रेजुएट होगा। तो अब इसमें ऑर्डर है ना, पोस्ट ग्रेजुएशन का क्वालिफिकेशन हायर है और अंडर ग्रेजुएट का कम। तो वो हो गया आपका ऑर्डिनल डेटा। जैसे आपका क्लास, ठीक है, फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड, थर्ड स्टैंडर्ड, ये भी एक ऑर्डर है। जितनी हायर क्लास मतलब ऑब्वियसली वो ज्यादा है और लोअर क्लास मतलब उसका कम है। तो दो टाइप के कैटेगोरिकल डेटा अपने को हमेशा मिलेंगे और आपको आइडेंटिफाई करना है कि आइदर दिस इज ऑर्डिनल और नॉमिनल। देखो अगर ऑर्डर आ गया तब तो इजी है, 1 2 3 4 नंबरिंग दे दो सबको, ठीक है। मान लो आपको ऑर्डिनल डेटा आ गया तो हम उसको बोलते हैं ऑर्डिनल एनकोडिंग। ऑर्डिनल एनकोडिंग। और एनकोडिंग क्या है? एनकोडिंग इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग न्यू कैटेगोरिकल डेटा टू नंबर्स, न्यूमेरिक डेटा। इसको एनकोडिंग बोलते हैं। एनकोडिंग आपका ये आजकल जो एआई सिस्टम्स है ना, जैसे चैट जीपीटी है, आप टेक्स्ट इनपुट देते हो, टेक्स्ट इनपुट देते हो, कंप्यूटर को बाइनरी सिस्टम समझ में आता है 0 1, तो वो पहले उसको नंबर्स में कन्वर्ट करता है। जब हम एक फील्ड होता है विद द नेम एनएलपी, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, ये एक अलग ही फील्ड है डीप लर्निंग। जब आप इसको पढ़ते हो ना तो आप सीखते हो, वहां पे अलग एनकोडिंग आता है कि टेक्स्ट को नंबर में कैसे करें। वहां पे बैग ऑफ वर्ड्स होते हैं, ठीक है, और टीएफ-आईडीएफ वेक्टराइजेशन होता है, वहां पे उसको वेक्टराइजेशन बोलते हैं। खैर, आप एनकोडिंग पे अगर वापस आओ तो एनकोडिंग मतलब कैटेगोरिकल टू न्यूमेरिक डेटा। इनकोडिंग मतलब कैटेगोरिकल टू न्यूमेरिक डेटा, और यहाँ पे हमको क्या लगाना है? ऑर्डिनल कैटेगरी, ऑर्डिनल एनकोडिंग। नॉमिनल एनकोडिंग में, ठीक है, नॉमिनल एनकोडिंग में मतलब आपका कोई भी ऑर्डर नहीं, यहाँ पे लगता है वन हॉट एनकोडिंग, ओ एच ई। ठीक है, तो ये दो टाइप के एनकोडिंग है। अब ऑर्डिनल एनकोडिंग में, यहाँ देखो, ऑर्डिनल एनकोडिंग में दो टाइप है, एक ऑर्डिनल एनकोडिंग और एक है लेबल एनकोडिंग। ठीक है, मतलब बेसिकली दो, यहीं पे मेरे को दो लिखना चाहिए था, बट मैंने उसको ऐसा लिख दिया कि ऑर्डिनल एनकोडिंग मोटा मोटा देखा जाए तो, और एक होता है लेबल एनकोडिंग। काम सेम है, बस अगर आप इनपुट फीचर्स को एनकोड कर रहे हो तो ऑर्डिनल एनकोडिंग बोला जाएगा, आउटपुट फीचर्स को एनकोड कर रहे हो तो लेबल एनकोडिंग बोला जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास इनपुट फीचर्स है, जो आउटपुट है वो है एनिमल। ठीक है, एनिमल आइदर डैग, डॉग और कैट, डॉग या कैट। तो ये, अब आप मेरे को एक बात बताओ, ये ऑर्डिनल डेटा तो नहीं है, ये ऑर्डिनल डेटा नहीं है क्योंकि इसमें ऑर्डर नहीं है ना, डॉग और कैट इक्वल है। बट हम क्लासिफिकेशन में 0 1 ऑर्डर दे सकते हैं, कोई उसमें इशू नहीं होता। इसीलिए हम इसको थोड़ा अलग से लिखते हैं, लेबल एनकोडिंग। ये आपके ऑर्डिनल और नॉमिनल दोनों में ही काम करता है, बट ये तभी कहा जाएगा जब ये आउटपुट फीचर पे काम कर रहा होगा, तब हम उसको क्या बोलते हैं? लेबल एनकोडिंग। बाकी वन हॉट एनकोडिंग होता है और ऑर्डिनल एनकोडिंग। अब वन हॉट एनकोडिंग होता क्या है, मैं आपको बता दूं। वन हॉट एनकोडिंग ऐसा होता है कि, देखो, वन हॉट एनकोडिंग ऐसा होता है कि आपके पास इनपुट में एक है, मान लो क्या देख ले जिसमें ऑर्डर ना हो, नॉमिनल स्टेट्स देख ले। आपके पास डेटा है स्टेट्स का। अब स्टेट्स कॉलम में टेक्स्ट में लिखा है महाराष्ट्र, तेलंगाना, ठीक है, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, ये टेक्स्ट में लिखा है, तो मॉडल को ऑब्वियसली समझ में आने वाला नहीं। तो मेरे पास 5 स्टेट्स है माना, ठीक है, एक एमएस लिख देता हूँ महाराष्ट्र का, ठीक है, यूपी लिख देता हूँ,
एक तेलंगाना का टीएल लिख देता हूँ, वेस्ट बंगाल का डब्ल्यू लिख देता हूँ, और एक स्टेट कौन सा ले लूँ, गुजरात का जीजे ले लेता हूँ। ठीक है, अब तेलंगाना वही होता है कि पता नहीं, अज्यूम कर लो। ये 5 स्टेट्स है मेरे पास। अब मेरे को ऐसा डेटा कन्वर्ट करना है कि मेरे मशीन को एक तो नंबर भी हो जाइए और समझ में भी पाए कि वो महाराष्ट्र की बात कर रहा है, और ऐसा भी नहीं करना है कि मैंने महाराष्ट्र को मान लो 0 1 2 3 चालू किया, महाराष्ट्र को 5 दे दिया, गुजरात को अगर 0 दे दिया, तो मॉडल को ऐसा ना लगने लगे ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये लेस इंपॉर्टेंट है। तो बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना है। तो हम क्या करते हैं, हम करते हैं वन हॉट एनकोडिंग, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है वन, वो है वन। करते क्या है सुनिए, आपने लिख लिया, ऊपर 5 हेडिंग डाले, एमएच, ठीक है, फिर आपका क्या आता है, यूपी, टीएल, डब्ल्यूबी और जीजे। पहले कॉलम में मान लो महाराष्ट्र लिखा था, पहले रो में, पहले रो में क्या था, महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र को 1 दो, बाकी को 0 दो। दूसरे कॉलम में यूपी लिखा था, या मान लो दूसरे कॉलम में वेस्ट बंगाल स्टेट था, मेरे पास स्टूडेंट डेटा, वो स्टूडेंट वेस्ट बंगाल का, तो यहाँ पे 1 आएगा, बाकी 0। ये होता है वन हॉट एनकोडिंग। ठीक है, तो अब मेरे पास हर एक स्टेट का एक यूनिक वेक्टर बन गया। ये वेक्टर तो खाली महाराष्ट्र के लिए ही बनेगा। इसमें एक तरीका और है, फर्स्ट कॉलम को ड्रॉप कर दो, अभी भी कोई चेंज नहीं हुआ है। क्यों? अगर आपका यूपी आया तो वो तो वहां पे 1 मिल जाएगा, तेलंगाना आया तो वहां भी 1 मिल जाएगा, कोई दिक्कत। महाराष्ट्र को ड्रॉप करके यूपी तेलंगाना को कोई फर्क नहीं पड़ा, वेस्ट बंगाल को कोई फर्क, गुजरात को कोई फर्क, और जब सब में 0 है तो मान लेंगे महाराष्ट्र है वो। आपका एटलीस्ट एक कॉलम फीचर तो कम हुआ, आपके मॉडल का कंप्यूटेशन तो कम हुआ। तो वन आउट एनकोडिंग में पहले 0 1 में कन्वर्ट करो, जितने भी पॉसिबल कैटेगरीज है उतने कॉलम बनाओ, और पहला कॉलम ड्रॉप कर दो। ये है आपका वन आउट एनकोडिंग। इसमें एक कैच और है, मान लो 30 स्टेट्स हैं, आपको 30 कॉलम मिल जाएंगे, आपने एक ड्रॉप किया तो भी 29 मिल जाएंगे। ये भी मान लो आपके लिए ज्यादा लग रहा है, आपको आपको क्या लग रहा है, ज्यादा। एक तरीका और है कि मैं 4 5 जो बहुत ही फ्रीक्वेंटली है उनको रखूंगा, बाकी सबको क्लब करके एक नया कॉलम बना दूंगा अदर्स का। जैसे आपने वोटिंग सिस्टम में देखा होगा, जब रिजल्ट अनाउंस होता है तो एक आपको मिल के आएगा एनडीए, एक आएगा यूपीए, और तीसरा क्या होता है, अदर्स। क्योंकि ईवीएम मशीन में तो 20 रहते हैं, अब 20 का तो दिखाएंगे नहीं, जिनको मैक्सिमम वोट मिलने का चांस है उनका दिखा दिया, बाकी को अदर्स में डाल। ये भी एक तरीका है, ठीक है, ये भी एक डेटा साइंस टेक्निक है, डेटा हैंडल करना। और ये आपको समझ में आ गया कि वन हॉट एनकोडिंग क्या होता है। ऑर्डिनल एनकोडिंग मतलब बहुत सिंपल है, नंबरिंग दे दो 0 से लेके जितना भी क्लासेस है। मान लो मेरे पास एक स्टूडेंट का डेटा है, या मेरे को एक रेज्यूमे का डेटा आया, मेरे पास एप्लीकेशन आया जॉब के लिए, उसमें से आपका क्वालिफिकेशन लिखा है। तो कुछ पीएचडी ने अप्लाई किया है, कुछ पीजी पोस्ट ग्रेजुएट ने अप्लाई किया, कुछ अंडर ग्रेजुएट ने अप्लाई किया। ठीक है, यूजी पीजी और पीएचडी के लोगों ने मुझे अप्लाई किया, तो मैं इसको 1 दे दूंगा, इसको 2 दे दूंगा, इसको 3 दे दूंगा। क्योंकि यहाँ पे ये 3 और 1 का मतलब है, 3 ज्यादा है क्योंकि हाँ पीएचडी को ज्यादा वैल्यू देना है हमें, और यूजी को कम वैल्यू देना है, तो यहाँ पे वो चीज आप कर सकते हैं। जेंडर में आप ऐसा नहीं कर सकते। जेंडर में एक बात होती है, 0 1 हम ले लेते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा डिफरेंस में 2 ही जेंडर है, बट ऐसी बहुत सारी चीजें जैसे स्टेट्स हो गए, है ना, यहाँ पे नंबरिंग मत देना, क्योंकि एक स्टेट को 30 मिल जाएगा, एक स्टेट को 0 मिलेगा, तो वो गलत हो जाएगा। सो दिस इज हाउ यू हैंडल कैटेगोरिकल डेटा। थियरी समझ में आ गई, ठीक है। अब इसको हम कोड कर सकते हैं, वो भी कोई बड़ी बात नहीं है, सब चीज रेडीमेड मिल जाएगा, ठीक है। तो वो हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। नेक्स्ट सेशन में खाली वही 3 चीज को कोड कैसे करते हैं वो देखेंगे, जो कि होगा 12 बजे ट्यूसडे, ऑनलाइन होगा, ठीक है। तो आज का सेशन यहाँ पे खत्म करते हैं, और किसी को अगर मीटिंग में कुछ डाउट है तो वो बोल सकता है, कुछ बोलना है तो वो भी बोल सकता है। और एक और चीज है, आपका असाइनमेंट आ गया, शायद मेरे को एक ही मैसेज आया कि असाइनमेंट सबमिटेड। कमल साहू का, कौन है, कमल साहू कौन है?
मीटिंग में तो दिख रहा है मुझे, शायद अभी वो प्रेजेंट नहीं है। ठीक है। तो असाइनमेंट आ गया आपके जीसीआर पे, सबमिट करो उसको। सौद ने कुछ हैंड रेस किया है, कुछ बोलना है आपको? आपने भी सबमिट कर दिया है क्या? ठीक है, तब तक मैं ऑनलाइन अटेंडेंस ले लेता हूँ। एक मिनट, रिकॉर्डिंग बंद कर दो।